जिर्रो एक ऐसा आदमी है जो देखने में बिल्कुल आम इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर दुनिया से छिपे कुछ ऐसे काले राज हैं जिन्हें सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वह जहर के उस्तादों के एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता है जिसने जहर की मदद से हत्या करने की ऐसी कला सीख रखी है जिसमें कोई सबूत या निशान तक नहीं बचता और किसी को पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या था। लोगों को मारना उसके लिए किसी आम दिन के काम जैसा ही है और आज उसका काम एक बिजनेस टाइकून को खत्म करना है जिसका स्वाद थोड़ा अजीब है। उसे बॉडी बिल्डर्स के ऊपर बैठना पसंद है जबकि वे कुर्सी जैसा प्लान कर रहे होते हैं और वह एक बार में मेरे पिता से भी ज्यादा सिगरेट पी जाता है। ये मोटा आदमी पूरी तरह घटिया किस्म का इंसान लगता है क्योंकि उसे अपने फायदे के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। यहाँ तक कि शराब परोसते समय भी वो अपने साथ मौजूद इंसानी कुर्सी बने एक आदमी के हाथ से अपनी सिगरेट बुझवाता है। उसके पास शराब चखने वाला एक खास आदमी भी है जिसका काम ये देखना है कि शराब में कोई जहर तो नहीं मिलाया गया। शराब चखने वाला आदमी शराब को चखकर कहता है कि ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की है और इसे पीने में कोई खतरा नहीं है। इसके बाद शराब सबको परोसी जाती है और वो मोटा आदमी जाम उठाकर एक टोस्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो शराब का एक बड़ा घूंट पीता है उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका गला पूरी तरह जाम हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो सांस लेने के लिए बुरी तरह संघर्ष करने लगता है। तुरंत शराब चखने वाले आदमी को पकड़कर मेज पर पटक दिया जाता है। वो चिल्लाते हुए रोने लगता है और कहता है कि वो दोषी नहीं है और उसे जहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन असली दोषी कोई और नहीं बल्कि खुद जिर्रो है जो वेटर के भेष में वहाँ आया था। वह बिना किसी को शक हुए आराम से वहाँ से निकल जाता है। किसी इंसान को मारने के बाद भी जिर्रो के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता, जैसे उसके लिए ये बस रोज का एक सामान्य काम हो। लेकिन घर लौटते समय उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो एक शानदार कार में बैठे आदमी को किस कर रही होती है। जिर्रो चलते चलते उसी लड़की को देखने लगता है और आखिरकार सामने लगे खंभे से टकरा जाता है। इसके बाद वो घर पहुंचता है जहां उसकी बहन डिनर टेबल पर उसका इंतजार कर रही होती है। बिना कुछ कहे वो अपना बचकाना सा खाना मिलाने लगता है, जबकि उसकी बहन उससे उसके काम के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। वो पूछती है कि उसने शराब चखने वाले आदमी को आखिर कैसे बेवकूफ बनाया, क्योंकि वो आदमी अपने काम में बहुत माहिर था और उसे इस काम का सबसे अच्छा एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन जिर्रो बस इतना बताता है कि उसने उस आदमी को रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया था ताकि उसके शरीर में जहर के खिलाफ ताकत पैदा हो जाए। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वो आदमी खतरनाक मात्रा में भी जहर झेल सकता है, तभी उसने अपना असली हमला किया। यही वजह थी कि शराब चखने वाले आदमी ने भी वही शराब पी, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, जबकि असली निशाना आसानी से खत्म हो गया। जिर्रो की बहन उनके कबीले की इस चालाकी से काफी प्रभावित होती है, लेकिन इसके बाद वह परिवार में अगले मुखिया बनने की बात छेड़ देती है। उनकी दादी इस समय कबीले की सबसे बड़ी जहर की उस्ताद है, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ रही है और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी। वह चाहती है कि उनके बच्चे ये पद संभालें, लेकिन उनके कबीले में जहर का उस्ताद बनने के लिए शादी करना जरूरी है ताकि ये पक्का रहे कि ये पद उस इंसान के साथ खत्म न हो जाए और आगे उनके बच्चों तक पहुंचता रहे। जिर्रो की बहन दुर्भाग्य से एक लड़की को पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकती। वहीं जिर्रो खुद शादी करने से साफ इनकार करता है क्योंकि वो किसी और लड़की को अपनी खतरनाक जिंदगी में नहीं घसीटना चाहता। उसकी दादी शादी को लेकर इतनी ज्यादा परेशान थी कि उन्होंने लगभग उसे अपने ही परिवार की एक दूसरी शाखा की लड़की से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन जिर्रो किसी तरह वहाँ से बच निकला। जैसे ही वो अपना डिनर खत्म कर रहा होता है, उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का मैसेज मिलता है। उसका दोस्त कीड़ों का उस्ताद है। जिर्रो उससे मिलने बाहर जाता है और उसे एक गज़ेबो के पास शराब की कई बोतलों के साथ इंतजार करते हुए देखता है। वह अजीब आदमी अपने मांस के अंदर टारंटुला जैसा कोई कीड़ा छिपा कर रखता है और उसके चेहरे पर कन खजूरा जैसा एक डरावना निशान भी है। दोनों बैठकर शराब पीते हुए बातें करते हैं। तभी कीड़ों का उस्ताद बताता है कि वह जल्द ही शादी करने वाला है। वह जिर्रो को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो लड़की उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करती है। आखिरकार उसे ऐसी इंसान मिल गई है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है और जिसे उससे घिन नहीं आती। ये सुनकर जिर्रो के अंदर एक ऐसी चाहत पैदा होती है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। उसे भी लगने लगता है कि काश उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की होती जो उसे जैसा है वैसा ही प्यार करती। जिर्रो अपने दोस्त को शादी की बधाई देता है। इसके बाद उसका दोस्त बड़े ही अजीब अंदाज में वहाँ से चला जाता है। उसके जूतों से ढेर सारे कीड़े बाहर निकलते हैं और उसे ऐसे आगे ले जाते हैं जैसे वो बर्फ पर स्केटिंग कर रहा हो। जिर्रो सोचता है कि क्या उसे भी कभी कोई ऐसा खास इंसान मिलेगा, लेकिन फिर वो तय करता है कि ऐसी चीजों के बारे में सोचना बेकार है जो शायद कभी सच ही न हो। अगली सुबह उसे अपने एक पुराने संपर्क का फोन आता है। वो आदमी एक ऐसी कंपनी चलाता है जो बहुत कम कीमत पर सफाई का काम करती है ताकि आम लोग भी उसकी सेवाएं ले सके। वो जिर्रो की सेवाएं भी अक्सर लेता है क्योंकि उसके हिसाब से जिर्रो का काम सबसे साफ और सबसे प्रोफेशनल होता है। वो गोरा आदमी जिर्रो को एक कमरे में ले जाता है जहाँ दो महिलाएं उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती हैं। गोरा आदमी बताता है कि ये दोनों उसकी सेक्रेटरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हत्याएं भी कर सकती है और दूसरे अजीब काम भी कर देती है। लेकिन जिर्रो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह सीधे मुद्दे पर आता है
और पूछता है कि आज किसे खत्म करना है। गोरा आदमी कमरे की दूसरी तरफ रोशनी करता है और बताता है कि आज का निशाना मेई नाम की एक शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाली लड़की है। जिर्रो उसे तुरंत पहचान लेता है। यही वो लड़की थी जिसे उसने पिछली रात शानदार कार में बैठे आदमी को किस करते हुए देखा था। लेकिन इससे जिर्रो के व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ता। गोरा आदमी बताता है कि वो लड़की उनके इलाके में काफी परेशानी पैदा कर रही है और वह चाहता है कि जिर्रो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दे। गोरा आदमी वहाँ से चला जाता है और जिर्रो बिना एक शब्द बोले मेई को अपने बनाए हुए खास जहर का इंजेक्शन लगा देता है। वो उसे साफ साफ बताता है कि उसने उसके शरीर में एक बहुत ताकतवर ऐसा जहर डाल दिया है जो उसके शरीर को लकवाग्रस्त कर देगा। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा और वह पूरी प्रक्रिया के दौरान होश में रहेगी। इसके बाद वो अपना आखिरी जहर इस्तेमाल करेगा जो उसकी जान ले लेगा। वह महिला किसी तरह बोलने की कोशिश करती है और उसे बहकाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जिर्रो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कहता है कि चुप रहे क्योंकि इससे उसकी जान नहीं बचेगी। फिर भी वो महिला बोलती रहती है और कहती है कि जिर्रो बिल्कुल उसके पहले प्यार जैसा दिखता है। वो बताती है कि उसने बहुत से लोगों को ठगा है और कई ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती, लेकिन उसने ये सब अपने बीमार भाई की मदद करने के लिए किया था। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर भी वो कहती रहती है कि अगर उसे ऐसे आदमी के सामने मरना है जो उसके पहले प्यार जैसा दिखता है तो शायद उसकी मौत भी इतनी बुरी नहीं होगी। उसकी बात जिर्रो के मन में शक पैदा कर देती है क्योंकि वो सिर्फ अपराधियों और दुनिया के सबसे घटिया लोगों को मारता है। अब वो सोचने लगता है कि कहीं ये महिला सच में अपराधी तो नहीं है और क्या वह सच में उसे पसंद करती है। इससे पहले कि वह कुछ तय कर पाता, उसकी बहन का फोन आ जाता है। वो बताती है कि वह अपना घर छोड़कर वापस परिवार के पास जा रही है क्योंकि वह परिवार की दूसरी शाखा के एक आदमी से शादी करने वाली है और उनके परिवार के लिए एक नया वारिस पैदा करेगी। जिर्रो ये सुनकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि अगर वो किसी आदमी के साथ रहने से इनकार करती है और जिर्रो भी शादी नहीं करता तो उनका परिवार उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसे किसी अजनबी के साथ बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर कर देगा ताकि उनका परिवार और उनका खून आगे चलता रहे। इसलिए वह अपनी मर्जी से ये फैसला लेना बेहतर समझती है। इसका मतलब है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। जिर्रो उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। तभी उसकी बहन गुस्से में उससे पूछती है कि अगर वो इतना ही चाहता है कि वो अपनी पसंद के इंसान के साथ रहे तो क्या जिर्रो खुद किसी से शादी करेगा। जिर्रो उसे कुछ देर रुकने के लिए कहता है और तुरंत मेई की तरफ मुड़ जाता है। वो मेई से पूछता है कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है और अगर ऐसा है तो क्या वो उससे शादी करेगी। मेई तुरंत हंसने लगती है और बताती है कि वो तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि जिर्रो के चेहरे पर प्यार की चाहत कैसी दिखती है। वो कहती है कि जो आदमी किसी भी समय उसे मार सकता है वो उसके लिए शादी करने के लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं है। लेकिन जिर्रो अब अपना मन बना चुका था। वो पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कहता है। वो बताता है कि उसने कभी स्कूल या कॉलेज नहीं देखा, इसलिए उसे कभी किसी लड़की से मिलने का मौका नहीं मिला। वो चाहे कितना भी खुद को मजबूत और अकेला दिखाने की कोशिश करे, सच में वो भी बिल्कुल दूसरे आम लड़कों जैसा है। वह भी चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी महिला हो जो उसकी परवाह करे और उसे प्यार करे। फिर वह मेई से पूछता है कि क्या वो उसके लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढने में मदद कर सकता है जिससे वो शादी कर सके। बदले में जिर्रो वादा करता है कि वह मेई और उसके भाई दोनों को जिंदा रखेगा। मेई खून से लथपथ और लकवाग्रस्त हालत में ये सब सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, वही गोरा आदमी अपने गुंडों के साथ कमरे में घुस आता है। वो जिर्रो से कहता है कि अपना काम पूरा करे और उन्हें डराने के लिए पास में गोली चला देता है। मेई कहती है कि शायद यही उनकी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिर्रो जवाब देता है कि वो गलत है। असल में उनकी कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। इसके बाद वह मुड़ता है और अपना मास्क पहन लेता है। गोरा आदमी और उसके सारे गुंडे उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जिर्रो तुरंत एक इंजेक्शन लगाता है और काले धुएं के बीच अचानक गायब हो जाता है। गुंडे ये देखकर पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब वे ऊपर देखते हैं तो जिर्रो उनके सिर के ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है। वो नीचे जहर की कई छोटी बोतलें फेंकता है जो तुरंत अपना असर दिखाती है। सारे गुंडे जमीन पर गिरने लगते हैं। वे सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं और कुछ ही देर में बेहोश हो जाते हैं। जिर्रो मेई से कहता है कि ये लोग इससे मरेंगे नहीं और उम्मीद है कि इस घटना के बाद उनमें दोबारा उसके साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं होगी। इसके बाद वो अपनी बहन को दोबारा फोन करता है और कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि अब वो खुद अपने लिए पत्नी ढूंढेगा और परिवार की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद वह मेई को वहाँ से बाहर ले जाता है जो अभी भी लकवाग्रस्त है। जिर्रो सोचने लगता है कि आखिर वो उसे उठाकर ले जाए तो कैसे ले जाए, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किसी महिला को छुआ तक नहीं है। तभी मेई उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में मेई एक आदमी है। ये सुनकर जिर्रो पूरी तरह हैरान रह जाता है।
असल में मेई एक ऐसा आदमी है जो मेकअप और कपड़ों की मदद से खुद को कभी महिला तो कभी पुरुष के रूप में बदल लेता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा सके और उन्हें ठग सके। उस रात में जिर्रो की शादी के लिए एक प्रोफाइल बनाता है। जिर्रो अभी भी इस बात के सदमे में है कि कुछ घंटे पहले ही उसने एक आदमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। अगले दिन से जिर्रो के लिए पत्नी ढूंढने का सफर शुरू हो जाता है। दोनों अलग अलग कन्वेंशन में जाने लगते हैं, जहां वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से मिल सके और जिर्रो के लिए सही लड़की ढूंढ सके। मेई भी इन कन्वेंशन में जाता है और लगभग हर आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ताकि जिर्रो को दूसरी असली महिलाओं से बात करने का मौका मिल सके। वह जिर्रो को अच्छे कपड़े पहनना, स्मार्ट दिखना और खुद को अच्छी तरह तैयार रखना भी सिखाता है। अगली बार जब वे एक कन्वेंशन में जाते हैं तो जिर्रो एक महिला के सामने बैठता है, लेकिन वो इतना घबराया हुआ होता है कि आखिर में सिर्फ अपना नाम और ये बता पाता है कि वो हर साल करोड़ों कमाता है। मेई ये सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है, लेकिन जिर्रो का मानना है कि महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो उनका खर्च उठा सके, इसलिए उसका ज्यादा पैसा कमाना ही सबसे जरूरी बात होनी चाहिए। मेई उसे समझाता है कि महिलाओं की आंखों में देखो और मुस्कुराओ ताकि उनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाए, लेकिन जिर्रो बिल्कुल ही बेकार साबित होता है। वह ऐसी डरावनी शक्ल बनाता है कि सामने बैठी महिलाएं शायद उसे किसी खतरनाक हत्यारे जैसा समझने लगती है। कन्वेंशन पूरी तरह असफल हो जाता है, लेकिन मेई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह जिर्रो के लिए टिंडर पर एक प्रोफाइल बनाता है और किसी तरह उसकी पहली डेट भी तय कर देता है, लेकिन डेट भी बुरी तरह खराब हो जाती है। जब खाना सामने आता है तो जिर्रो खाना खाने से ही डर जाता है, क्योंकि एक जहर के उस्ताद के रूप में उसका सबसे पहला नियम है कि वो कभी भी ऐसी चीज नहीं खाता जिसे उसने खुद तैयार न किया हो। किसी तरह वह अपनी इस आदत पर काबू पाकर खाने का एक निवाला लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह लड़की वहाँ से जा चुकी होती है। जिर्रो पूरी तरह निराश हो जाता है। उसने उस दिन लगभग 30 महिलाओं से मुलाकात की थी, लेकिन एक भी महिला का नंबर या संपर्क हासिल नहीं कर पाया। मेई उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह अगले दिन फिर कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि जिर्रो वहाँ से जा पाता, एक कार तेजी से उनके पास से गुजरती है और मेई को अपने साथ उठा ले जाती है। जिर्रो उस कार के पीछे भागता है, लेकिन कार बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाती है। बाद में पता चलता है कि मेई को अगवा करने वाला वही गोरा आदमी का छोटा भाई है। वह मेई से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है और उसके बड़े भाई ने शहर में अपना काम क्यों छोड़ दिया और परिवार के सफाई के कारोबार में वापस जाने का फैसला क्यों किया। मेई अपना मुंह बंद रखता है। इससे गुस्से में वो आदमी उसके चेहरे पर एक छोटी गोली जैसी धातु की चीज मार देता है। वह उसे और नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि तभी ड्राइवर को सड़क के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह जिर्रो होता है। गुंडा ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोकना मत और सीधे उस आदमी को कुचल दो, लेकिन जिर्रो आखिरी समय पर कार से बच जाता है। इसके बाद वह अपने बनाए हुए बेहद ताकतवर एसिड का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते कार के बीच से ऐसा कट लगाता है कि गाड़ी लिटरली 2 हिस्सों में बंट जाती है। कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पुल से नीचे गिर जाती है। जिर्रो तुरंत मेई को उठाता है और उसे वापस सुरक्षित जगह ले जाता है। जिर्रो मेई को वापस अपने घर ले आता है। वहाँ मेई उससे कहता है कि अगले दिन एक क्रूज शिप पर होने वाली समुद्री कला प्रदर्शनी में उससे मिले। जिर्रो कहता है कि ये सब बहुत अचानक है और मेई को आर्ट गैलरी देखने के बजाय उसके लिए और लड़कियां ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेई इस बार बिल्कुल गंभीर होता है और कहता है कि जिर्रो को किसी भी हालत में वहाँ पहुँचना होगा। अगले दिन जिर्रो समय पर जहाज पर पहुँच जाता है और मेई हमेशा की तरह स्टाइल से देर से आता है। मेई को इतना अच्छा दिखता देखकर जिर्रो का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। हालांकि उसका दिमाग जानता है कि मेई एक आदमी है। मेई उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वे पहले ही देर कर चुके हैं। लेकिन जिर्रो घबरा जाता है और उसका हाथ झटक देता है। वह कहता है कि किसी को छूने से पहले उसकी अनुमति लेना जरूरी है। इसके बाद दोनों आर्ट गैलरी के अंदर जाते हैं और जिर्रो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये जगह डेट के लिए एकदम सही है और वहाँ बहुत सारे कपल्स मौजूद हैं। वो मेई से पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। मेई जवाब देता है कि आज वे एक प्रैक्टिस डेट करने वाले हैं ताकि भविष्य में जिर्रो कोई गलती न करे। जिर्रो ये सुनकर हैरान रह जाता है। मेई उसे समझाता है कि अगर किसी चमत्कार से उसे किसी लड़की का नंबर मिल भी गया और डेट भी तय हो गई तो आखिर में वो सब खराब कर देगा, क्योंकि उसे महिलाओं से बात करना ही नहीं आता। सबसे पहले उन्हें एक बहुत ही खराब पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि शायद किसी नींद में चल रहे 2 साल के बच्चे ने इसे बनाया है। लेकिन मेई ऐसे व्यवहार करता है जैसे ये दुनिया की सबसे शानदार कलाकृति हो। वो जिर्रो से भी कुछ कहने के लिए कहता है, लेकिन जिर्रो को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। इसके बाद वे एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के सामने पहुंचते हैं। मेई उस पेंटिंग में नीले रंग के इस्तेमाल की तारीफ करता है, जबकि जिर्रो बहुत गंभीर होकर कहता है कि ये आसमान की तरह नीला है। मेई उससे कहता है कि उसे थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास दिखाना चाहिए और फिर दोनों एक ऐसी महिला की पेंटिंग के सामने पहुंचते हैं जिसने बैंगन को कानों की बालियों की तरह पहन रखा है। मेई कहता है कि वह महिला बहुत सुंदर है। जिर्रो धीरे से बोलता है कि मेई उससे भी ज्यादा सुंदर है। मेई तुरंत कहता है कि ये लाइन बहुत ज्यादा फिल्मी और मीठी थी और बेहतर लाइन ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाता है।
कुछ देर बाद मेई वापस आता है और शांत होकर कहता है कि उसे मेई को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छी डेट वही होती है जिसमें दोनों लोग मजा करें। जिरो जवाब देता है कि उसके लिए मजा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेई कहता है कि उसे कोशिश तो करनी ही होगी। इसके बाद वे गैलरी में अगली चीज देखने जाते हैं और वहाँ दुनिया का सबसे पुराना डाई कैंडी का पैकेट रखा होता है। इसे देखकर जिरो अचानक पागल जैसा उत्साहित हो जाता है। वो लगातार बोलने लगता है कि इस कैंडी की कीमत 30 मिलियन येन है, लेकिन अगर उसे इसे खरीदने का मौका मिले तो वो खुशी खुशी 100 मिलियन येन तक दे सकता है। मेई को समझ ही नहीं आता कि कैंडी के एक पैकेट में ऐसा क्या खास है और वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि अंदर से वह खुश होता है कि कम से कम जिर्रो किसी चीज को देखकर तो खुश हो रहा है। वो जिर्रो को आवाज देता है और देखता है कि जिर्रो एक दूसरी पेंटिंग को सिर टेढ़ा करके देख रहा है। जिर्रो मेई से कहता है कि ये पेंटिंग इस एंगल से ज्यादा शानदार लगती है और मेई भी उसी तरह सिर टेढ़ा करके उसे देखने लगता है। इसके बाद मेई जिर्रो को गैलरी में घुमाता रहता है और इस दौरान जिर्रो मेई की आकर्षक खूबियों के बारे में ज्यादा जानने में दिलचस्पी दिखाता है। जिर्रो के सवाल का जवाब देने के बजाय मेई उससे पूछता है कि वो उस अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में क्या सोचता है, जो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो बेघर हो और किसी बहुत खराब चीज के नशे में हो। जिर्रो के पास उस आदमी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं होता। तभी अचानक उस आदमी की बेहद खूबसूरत पत्नी वहाँ आ जाती है और अगले ही पल बहुत सारे लोग उस आदमी को घेर लेते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं, क्योंकि वो वास्तव में एक बहुत मशहूर पेंटर होता है। मेई बताता है कि भले ही वो पेंटर थोड़ा पागल जैसा है, लेकिन उसके फैंस उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। वो इसके और उदाहरण देता है, जैसे कोई बेसबॉल खिलाड़ी जो मुश्किल समय में हमेशा शानदार खेलता है, कोई डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, या कोई संगीतकार जो अपने गानों से लोगों के अंदर भावनाएं पैदा कर देता है। मेई कहता है कि ये सभी लोग टैलेंटेड है और यही उनकी असली खासियत है। जिर्रो जवाब देता है कि ये सब अच्छा है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। मेई कहता है कि वो बिल्कुल गलत है। वो बताता है कि जिर्रो एक बेहद टैलेंटेड हत्यारा है, जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक साथ दर्जनों गुंडों को हरा दिया था। मेई जिर्रो से कहता है कि अगर वो अपने आकर्षण से किसी लड़की को प्रभावित करना चाहता है तो उसे डेटिंग एप्स और दूसरी मुलाकातों पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपना काम बदल लेना चाहिए। फिर वह जिर्रो के कान में धीरे से कहता है कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये बात सुनकर उस हत्यारे को ऐसा झटका लगता है जैसे उसे छोटा सा हार्ट अटैक आ गया हो। मेई उसे सलाह देता है कि वह किसी एलिट बॉडीगार्ड जैसा काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह किसी लड़की की जान बचाकर उसे आसानी से प्रभावित कर सकता है। जिर्रो जवाब देता है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जहर का उस्ताद और हत्यारा है। लेकिन मेई उसे याद दिलाता है कि किसी ने यह नहीं कहा कि वो लोगों की जान नहीं बचा सकता। वह आगे समझाता है कि लड़कियों को बचाना और उन्हें अपने आकर्षण से प्रभावित करना सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद उसे लगातार कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे उनका दिल जीतना होगा। बाद में जिर्रो और मेई साथ में डिनर करते हैं और मेई घोषणा करता है कि आज से ऑपरेशन व्हाइट नाइट शुरू हो रहा है, जिसमें जिर्रो लड़कियों को उनकी जान बचाकर प्रभावित करेगा। जिर्रो सबसे पहले इस पुराने और फिल्मी नाम को सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा होता है और फिर मेई से पूछता है कि वो ऐसे काम कहाँ ढूंढेगा जिसमें लोगों को बचाना हो। मेई पहले उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा ठूंस देता है और फिर उसे डार्क नव नाम के एक ऐप के बारे में बताता है। मेई बताता है कि इस ऐप पर हर तरह के गैर कानूनी और अजीब काम मिल सकते हैं और इनमें कुछ ऐसे काम भी होंगे जिनमें किसी को बचाना पड़े। जिर्रो ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक उसके सारे काम एक ब्रोकर के जरिए ही आते थे, लेकिन उसे ऐप पर कोई अच्छा काम नहीं मिलता और वह मेई से कहता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसे काम पर पड़ती है जिसे वो कर सकता है और वो मेई से उसकी राय पूछता है। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक अपराधी ने क्योको नाम की लड़की को पकड़ रखा है और उसके दोस्तों से कह रहा है कि अगर वे उसे बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सारी कलाकृतियां उसके हवाले करनी होंगी। वीडियो देखने के बाद जिर्रो उन लोगों से मिलने जाता है जिन्होंने ये काम पोस्ट किया था। वहाँ उसे पता चलता है कि क्योको वास्तव में एक आर्ट चोर है, लेकिन वह दूसरों की तरह कलाकृतियां अपने फायदे के लिए नहीं चुराती। वह उन्हें सिर्फ इसलिए चुराती है ताकि उन्हें उनके असली मालिकों तक वापस पहुंचा सके। उसके साथ ही हर कीमत पर उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्योको को बचाने की ताकत या हुनर नहीं है। इसी वजह से उन्होंने मजबूरी में डार्क नव पर यह काम पोस्ट किया था। उनकी बात सुनकर जिर्रो बिल्कुल शांत हो जाता है। वहाँ मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि शायद जिर्रो यह काम इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है। वे आपस में सोचते हैं कि क्या उन्हें अपनी किडनी बेच देनी चाहिए या अपने माता पिता की जमा की हुई सारी बचत चुरा लेनी चाहिए ताकि वे अपनी लीडर को बचाने की कीमत चुका सके। मेई समझ जाता है कि कोई भी प्रोफेशनल हत्यारा इतने कम पैसों में ये काम करने में दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन उसे लगता है कि ये जिर्रो के लिए किसी लड़की को प्रभावित करने का सबसे अच्छा मौका है। वो क्योको के साथियों से कहता है कि उसका दोस्त एक जहर का उस्ताद है। ये सुनते ही वे सभी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिर्रो के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थी और उन्हें लगता है कि उसकी फीस की पहली किस्त देने के लिए उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। फिर भी वे अपनी लीडर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं।
तभी जिरो अचानक अपना हाथ उठाता है। सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो कोई बड़ी बात कहने वाला है, लेकिन जिरो सिर्फ ये पूछता है कि क्या क्योको को चश्मा पहनने वाले पुरुषों से कोई परेशानी है। उधर क्योको को पकड़ने वाला आदमी उस जहाज का कप्तान है। उसने अपनी निजी कला की कलेक्शन बनाने के लिए पेंटिंग्स खरीदी, चुराई और लोगों से लूटी। वो एक पेंटिंग को बहुत ही अजीब तरीके से चाटता है, जैसे किसी ने उस पर केचप फेंक दिया हो। फिर वो क्योको से कहता है कि वो उसके लिए काम करे, क्योंकि वो पेंटिंग चोरी करने की उसकी कला से काफी प्रभावित है। लेकिन क्योको साफ इनकार कर देती है। उसे उस पेंटिंग की पुरानी कहानी याद आती है जिसे उसने पहले चुराया था। उस पेंटिंग में जिस महिला का चित्र बना था वो एक मशहूर कलाकार की बेटी थी और पेंटिंग का मालिक उस महिला का पति था। कप्तान ने उस आदमी को बुरी तरह पीटा था और उसकी पेंटिंग चुरा ली थी। वो आदमी क्योको से मदद की भीख मांगता है और कहता है कि वो पेंटिंग उसके और उसकी बेटी के लिए बहुत खास है। क्योको ने उस आदमी से वादा किया था कि वो उसकी पत्नी की पेंटिंग वापस लेकर आएगी। जब कप्तान ये बात सुनता है तो वो अपने किराए के हत्यारे से कहता है कि वो क्योको का हौसला तोड़ दे। इधर जिरो और मेई क्योको को ढूंढते हुए वापस जहाज पर पहुंचते हैं। मेई इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि जिरो ने लड़की को बचाने से पहले ही उसके सामने अपनी असली वजह बता दी। जिरो जवाब देता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्योको पर लगाए गए जीपीएस ट्रैकर के सिग्नल को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, दो भारी भरकम गार्ड मेई पर बंदूक तान देते हैं। जिरो तुरंत आगे छलांग लगाता है और एक जोरदार स्प्लिट किक मारकर दोनों गार्ड्स को गिरा देता है। लेकिन ये देखकर मेई का सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो वापस घर जाना चाहता है, लेकिन जिरो कहता है कि उसे लड़की से बात करने में उसकी मदद की जरूरत है। दोनों ट्रैकर का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान जिरो बताता है कि वो क्योको को डेट के लिए पूछेगा और उसका इरादा उससे शादी करने का होगा। मेई तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करने से क्योको उसे तुरंत मना कर देगी और जिरो को भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। तभी अचानक कई गार्ड उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन जिरो बिना किसी परेशानी के उन सभी को बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। इधर मेई उसे समझाता रहता है कि क्योको डरी हुई और अकेली होगी, इसलिए जब जिरो उससे मिले तो उसे ये कहना चाहिए कि वो उसे बचाने आया है, न कि उससे शादी के बारे में सवाल करना चाहिए। उधर जहाज का कप्तान क्योको पर बंदूक तान देता है। क्योको हंसती है और कहती है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन तभी कप्तान अपनी बंदूक पेंटिंग की तरफ कर देता है। ये देखकर क्योको घबरा जाती है, क्योंकि उस लड़की की माँ से किया हुआ वादा उसके लिए अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। वह कप्तान के लिए काम करने और उसकी दूसरी औरत बनने के लिए तैयार हो जाती है। कप्तान अपनी जीत का मजा लेना शुरू ही करता है कि अचानक उसका हाथ पिघलकर जमीन पर गिर जाता है और उसमें से ऐसे रंग बिरंगे तरल पदार्थ निकलने लगते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसानी शरीर से ऐसा कुछ निकलना ही नहीं चाहिए। कप्तान घबरा जाता है और सोचता है कि उस पर हमला किसने किया। तभी पेंटिंग में बनी महिला की आत्मा बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और उसे नरक की आग में जला देती है। कम से कम कप्तान को ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि वो जिर्रो के जहर के असर में होता है। असल में जिर्रो ने कमरे की धातु की दीवार में एक छेद कर दिया था और अब वो उसी रास्ते से अंदर आता है। वो क्योको के पास जाकर अपना परिचय देता है और कहता है कि अब वो सुरक्षित है, क्योंकि जिर्रो वहां आ चुका है। क्योको की पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि वह उसके जैसे मास्टर की फीस नहीं दे सकती। जिर्रो तुरंत मेई की तरफ मुड़ता है, क्योंकि मेई ने उसे ये नहीं सिखाया था कि ऐसी स्थिति में क्या जवाब देना चाहिए। मेई तुरंत आगे आता है और क्योको के पैर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डाइविंग सूट पहना हुआ एक आदमी क्योको को पकड़ लेता है और पीछे की तरफ छलांग लगा देता है। उसी समय जहाज का कप्तान भी होश में वापस आ जाता है और वो वाटर मास्टर को आदेश देता है कि इन घुसपैठियों को खत्म कर दे। जिर्रो बिना समय गवाए अपना मास्क पहनता है और अपने बनाए हुए सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन लगा लेता है। जैसे ही दवा अपना असर दिखाती है, जिर्रो तेजी से आगे बढ़कर वाटर मास्टर पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला सिर्फ पानी पर पड़ता है, क्योंकि वाटर मास्टर उससे काफी दूर खड़ा होता है। अच्छी बात यह है कि उसने क्योको को अकेला छोड़ दिया था। जिर्रो तुरंत क्योको को मेई की तरफ फेंकता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहता है। मेई क्योको को पकड़ते समय खुद जमीन पर गिर जाता है और जिर्रो से कहता है कि उसे लड़कियों के साथ थोड़ा धीरे और प्यार से पेश आना चाहिए। जिर्रो जवाब देता है कि अभी उसे पहले क्योको को बचाना है और लड़कियों के साथ नरमी से पेश आने की पूरी क्लास वो बाद में सुन लेगा। तभी वाटर मास्टर अपने हाथ में पानी भरकर उसे बहुत बड़ा कर लेता है और पूरी ताकत से जिर्रो पर हमला करता है। उसके हमले से फर्श में एक बड़ा छेद हो जाता है। जिर्रो इस हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन उसने पहले ही अपने हथियार निकाल लिए होते हैं ताकि लड़ाई ज्यादा देर तक चले तो वह तैयार रहे। वाटर मास्टर फिर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। मेई घबरा जाता है और सोचता है कि अब ये पूरी लड़ाई खून खराबे में बदल जाएगी, लेकिन अचानक वाटर मास्टर रुक जाता है और जिर्रो की तरफ एक कार्ड बढ़ा देता है। वो अपना नाम उशियो बताती है और कहती है कि इस मामले को लड़ाई के बजाय किसी दूसरे तरीके से सुलझाना चाहिए। वो बताती है कि दो मास्टर्स के बीच लड़ाई होने से आसपास की चीजों और खुद उनके शरीर को भी बहुत नुकसान होगा और जिर्रो को मिलने वाली फीस शायद उस नुकसान की भरपाई के लिए काफी नहीं होगी। इसके बाद वो अचानक पानी को अपने इशारे पर घुमाने लगती है
और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई खत्म करने का एक दूसरा तरीका सुझाती है। वह जिर्रो से कहती है कि अगर वो पीछे हट जाए और उसे क्योको को पकड़ने दे तो वो उसे उसके क्लाइंट द्वारा दी गई फीस से 10 गुना ज्यादा पैसे देगी। उशियो कहती है कि चूंकि ये एक बिजनेस है इसलिए उसका मानना है कि कोई भी मास्टर अपने मालिक के भरोसे से ज्यादा पैसों को महत्व देगा। वो अपने बिजनेस मॉडल के बारे में ऐसे लगातार बोलती रहती है जैसे वह किसी बिजनेस शो में बैठी हो। वहीं मेई को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसे अपने पास पड़ी सुपर सोल्जर सीरम वाली सिरिंज दिखाई देती है और वह देखता है कि उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी दवा बची हुई है। वह सोचता है कि इमरजेंसी के समय काम आ सकती है, इसलिए उसे इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जिर्रो ये देख लेता है और चिल्लाकर उसे सिरिंज को हाथ न लगाने के लिए कहता है। उशियो समझ जाती है कि सुपर सोल्जर सीरम असल में एक जानलेवा जहर है। जिर्रो को इससे ताकत इसलिए मिलती है क्योंकि वह एक ऐसे मास्टर की बदली हुई नस्ल से है जो उसे दूसरे इंसानों से अलग बनाती है। वो समझ जाती है कि जिर्रो जहर का मास्टर होने की वजह से जहर खाने या शरीर में लेने पर कमजोर होने के बजाय और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उशियो अपने वाटर मास्टर होने की ताकत दिखाते हुए लगातार पानी को अपने इशारे पर घुमाती रहती है और कहती है कि बदली हुई नस्ल की ताकतें सच में कमाल की होती है। जिर्रो जवाब देता है कि उसकी नस्ल उसके लिए एक श्राप है, क्योंकि अगर वो जहर के पूरी तरह उसके शरीर पर हावी होने से पहले अपने दुश्मन को खत्म नहीं करता तो वो खुद मर जाएगा। उशियो उसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाती। जिर्रो कहता है कि उसकी वाटर बेंडिंग की ताकत भी शायद उसकी बदली हुई नस्ल की वजह से ही है। उशियो उसकी बात को सही मानते हुए बताती है कि वो अपनी इच्छा से पानी को कंट्रोल कर सकती है और उसका डाइविंग सूट इतना मजबूत है कि वो किसी भी तरह के हमले को सह सकता है। फिर वो जिर्रो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन जिर्रो के चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वह पैसे के बदले पीछे हटने वाला नहीं है। उशियो अचानक गायब हो जाती है और जिर्रो पर एक ऐसी जगह से हमला करने की कोशिश करती है जहां से वो उसे देख नहीं सकता, लेकिन जिर्रो उसके हमले को पहले ही समझ लेता है और उसे मुक्का मारता है। हालांकि उसके हाथ में सिर्फ पानी आता है। उशियो तुरंत जिर्रो पर बहुत तेज दबाव वाली पानी की गोली चलाती है जिसे वो मुश्किल से बच पाता है। जिर्रो समझ जाता है कि अगर इनमें से सिर्फ एक गोली भी उसे लग गई तो उसका बचना मुश्किल होगा, लेकिन उशियो अभी उसे जाने देने के मूड में नहीं है। वो बताती है कि पॉइजन परिवार इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े 5 परिवारों में से एक है और जिर्रो को किसी लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय अपने परिवार की दौलत बढ़ाने के लिए बेहतर फैसले लेने चाहिए। इसके बाद वह चारों तरफ पानी के हमले करने लगती है और जिर्रो उन सभी हमलों से बचता रहता है। उशियो उससे पूछती है कि क्या क्योको उसकी क्लाइंट है या फिर उसका उसके साथ कोई रोमांटिक रिश्ता है, लेकिन जिर्रो उसका जवाब देने के बजाय सिर्फ उसके हमलों से बचने पर ध्यान देता है। फिर वह एक छोटी सी ब्लेड उशियो की तरफ फेंकता है जो उसके दस्ताने को काट देती है। उशियो कहती है कि इस तरह के हमले से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन तभी अचानक उसका दस्ताना फट जाता है। इससे पहले कि वो समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है, जिर्रो तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसके हेलमेट पर जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद वह एक ताकतवर किक से उसे खत्म करने की कोशिश करता है। उशियो उस हमले से बच जाती है और पानी के जेट की मदद से खुद को बहुत दूर धकेल देती है, लेकिन जिर्रो भी उसके पीछे पहुंच जाता है और एक और जोरदार मुक्का मारकर उसका हेलमेट तोड़ देता है। इसके बाद वो वाटर मास्टर से कहता है कि क्योको इस समय उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है, लेकिन शायद एक दिन वह उसके लिए बहुत मायने रखे। वो कहता है कि उसे पता है कि उसकी बातें उशियो को बकवास लग रही होंगी, लेकिन अगर उसे एक सफल बिजनेस और एक सामान्य प्यार करने वाले परिवार में से किसी एक को चुनना हो तो वो हर बार परिवार को चुनेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई है। जिर्रो को याद आता है कि उसके लिए प्यार करने वाले परिवार का मतलब सिर्फ उसके ट्रेनिंग एरिया में लगी बड़ी स्क्रीन हुआ करती थी। वही उसने सीखा था कि दूसरे लोग अपने परिवार के साथ खाना कैसे खाते हैं, लड़के और लड़कियां एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और कैसे दोस्त बनते हैं, लेकिन वह सब इसलिए सिखाया गया था ताकि वो भविष्य में जिन लोगों को मारने वाला था उन्हें बेहतर तरीके से समझ सके। वे सिर्फ रिकॉर्ड की गई वीडियो नहीं थी। पॉइजन परिवार के जादुई शीशों के जरिए उन्हें उन लोगों की जिंदगी लाइव दिखाई जाती थी, जबकि उन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसका शिक्षक उन जगहों को इंसानी चिड़ियाघर कहा करता था। वो कहता था कि इन लोगों को दुनिया की असली सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वे बस अपनी किस्मत के हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। जिर्रो को बचपन से सिखाया गया था कि पॉइजन कबीले के वारिस के रूप में इन अनजान लोगों की किस्मत को कंट्रोल करना उसका कर्तव्य है। ये सब तब होता था जब वो खुद बाकी इंसानों से पूरी तरह अलग थलग था और उसने कभी परिवार के साथ रहने की खुशी महसूस नहीं की थी। अब जिर्रो उशियो से कहता है कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाने जैसी चीजें जिन्हें वो बेकार समझती है वही चीजें हैं जिन्हें वो हर कीमत पर चाहता है, लेकिन उशियो उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। वो कहती है कि अगर पॉइजन परिवार का भविष्य का मुखिया ऐसी सोच रखता है तो वो बिजनेस की दुनिया में कभी सफल नहीं हो पाएगा। अचानक उशियो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करती है। वो अपने पैरों के नीचे मौजूद पानी को एक बड़े बवंडर में बदल देती है जो उसे हवा में ऊपर उठा देता है। इसके साथ ही वो पानी से कई बड़े बड़े टेंटेकल जैसी चीजें बनाती है और उनसे जिर्रो पर हमला करने लगती है। जिर्रो किसी तरह उन हमलों से बचता रहता है,
लेकिन फिर उशियो अपने हमलों का निशाना बदलने का फैसला करती है ताकि जिर्रो के लिए हालात और मुश्किल हो जाए। वो पानी का एक टेंटेकल मेई की तरफ भेजती है। मेई क्योको को बचाने की कोशिश करता है लेकिन खुद उस हमले की चपेट में आ जाता है। जिर्रो मेई को दर्द से चीखते हुए देखकर घबरा जाता है। उशियो हंसते हुए कहती है कि अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने के बदले वो जिर्रो को इसका मुआवजा दे देगी। इधर क्योको अभी जिंदा है और वो मेई से पूछती है कि वे लोग उसकी मदद के लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं। मेई जवाब देता है कि उसे बचाना उनका मिशन है और जिर्रो के लिए क्योको अब सिर्फ एक मिशन से कहीं ज्यादा बन चुकी है। जिर्रो लगातार उशियो के बेरहम हमलों से बचता रहता है। मेई क्योको से कहता है कि वो उन्हें छोड़कर भाग जाए क्योंकि इस समय उसे सुरक्षित रखना ही सबसे जरूरी है। लेकिन क्योको किसी ऐसी लड़की की तरह बैठकर इंतजार करने वाली नहीं है जिसे कोई हीरो बचाए। वह मेई से पूछती है कि वह उनकी मदद कैसे कर सकती है। तभी मेई की नजर उस सुपर सोल्जर सीरम वाले जहर पर पड़ती है जिसकी जरूरत जिर्रो को और ताकतवर बनने के लिए है। इस समय जिर्रो उशियो के हमलों से बुरी तरह पिट रहा है क्योंकि जब उशियो ने उसे फर्श के आर पार गिराया था तब उसकी सारी जहर वाली सुइयां खो गई थी। उसे पता है कि वह इस समय उशियो की गति की बराबरी नहीं कर सकता। उसे अपने शिक्षक की कही हुई एक बात याद आती है। उसके शिक्षक ने कहा था कि उसे किसी दूसरे मास्टर से कभी भी 5 बिलियन येन से कम पैसों में नहीं लड़ना चाहिए और वह भी सिर्फ तब जब जीत पूरी तरह पक्की हो। उसके शिक्षक ने उसे ये भी बताया था कि किसी भी इंसान को उसकी बदली हुई नस्ल की ताकत देखने के बाद जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार की ताकत और रहस्य बचाने के लिए ऐसे हर इंसान को मार देना चाहिए। जिर्रो दुश्मन के हमलों से बचते हुए इन पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक क्योको उसके ऊपर कूद जाती है और उसके ऊपर गिरने से जिर्रो के फेफड़ों की हवा तक निकल जाती है। जिर्रो उससे पूछता है कि वो उसके ऊपर क्या कर रही है जबकि उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। क्योको जवाब देती है कि किसी बेचारी लड़की की तरह बचाए जाने का तरीका उसके लिए नहीं है, इसलिए वह ये लड़ाई जीतने में जिर्रो की मदद करने वाली है। वह जिर्रो को वही जहर वाली सिरिंज दिखाती है जिसकी उसे जरूरत थी। जिर्रो ये देखकर हैरान रह जाता है कि क्योको के हाथ को पहले ही उसके जहर से चोट लग चुकी है। क्योको जिर्रो को वो खास सीरम देने ही वाली होती है कि उशियो अपने पानी के टेंटेकल से उसे पकड़ लेती है। उशियो क्योको की बेवकूफी पर हंसती है कि वो एक मास्टर की मदद करने की कोशिश कर रही है। फिर वो जिर्रो से पूछती है कि किसी ऐसी लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कैसा लग रहा है जिसे बचाना ही बेकार है। लेकिन जिर्रो उठता है और मेई को धन्यवाद देता है कि उसने उसके लिए क्योको जैसी लड़की ढूंढी, न कि कोई दूसरी लड़की। उशियो जिर्रो के हाथ में सिरिंज देख लेती है और घबरा जाती है। वो तुरंत उसे आदेश देती है कि सिरिंज नीचे फेंक दे वरना वो क्योको के फेफड़ों में पानी भर देगी। जिर्रो उसकी बात मान लेता है और सिरिंज नीचे गिरा देता है। लेकिन उशियो ये देखकर हैरान रह जाती है कि सिरिंज खाली है और उसकी सुई भी गायब है। अचानक जिर्रो बिजली जैसी तेज गति से उसकी तरफ दौड़ता है। अगले ही पल उशियो को पता चलता है कि जिर्रो उसके पीछे खड़ा है। वो जहर वाली सुई उशियो के गले पर रख देता है। उशियो घबरा जाती है क्योंकि जिर्रो के जहर की वजह से वो पानी को कंट्रोल करने की अपनी ताकत खो देती है। उसका डाइविंग सूट फट जाता है और उसके अंदर जमा सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसी बीच जिर्रो स्टाइल के साथ क्योको को बचा लेता है। वह उशियो से कहता है कि वह अपने काम में काफी अच्छी है, इसलिए अगली बार जब उसका टॉयलेट जाम होगा तो उसे पता है कि किसे फोन करना है। लेकिन फिर जिर्रो अचानक घबरा जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका हाथ ऐसी जगह है जिसके लिए उस पर छेड़छाड़ का केस किया जा सकता है। वह तुरंत मेई की तरफ मुड़कर सलाह मांगता है। इधर उशियो को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। लेकिन तभी अचानक जिर्रो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तुरंत बेहतर महसूस होने लगता है। वो उसके चेहरे पर मौजूद निशानों को देखता है और समझ जाता है कि उसे साफ हवा से एलर्जी है और शायद उसे किसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में जाकर रहना चाहिए। जिर्रो ये भी समझ जाता है कि वो हर समय पानी के अंदर या पानी के संपर्क में इसलिए रहती है ताकि उसकी त्वचा हवा के संपर्क में न आए। उसे ये बात पॉइजन मास्टर की लाइब्रेरी में पढ़ी हुई जानकारी से याद आती है। जिर्रो उशियो से कहता है कि उसने उसकी एलर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए एक खास क्रीम तैयार की है। उशियो ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि क्या जिर्रो उस पर दया कर रहा है, लेकिन जिर्रो जवाब देता है कि वह बस अपनी ताकत दिखा रहा है। उसने उसे हरा भी दिया और उसकी बीमारी का इलाज भी कर दिया ताकि उसके जैसी बिजनेस वुमन भविष्य में उससे लड़ने की गलती न करे। इसके बाद क्योको पेंटिंग को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर जिर्रो और मेई जहाज के कप्तान के सामने पहुंचते हैं। कप्तान तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और उनसे माफी की भीख मांगने लगता है। जिर्रो का भ्रम पैदा करने वाला जहर अभी भी उसके असर में है। कप्तान को मेई उस पेंटिंग वाली महिला के रूप में दिखाई देता है और वो उसके पैर चाटते हुए वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। मेई उसे समझाता है कि अब उसे सिर्फ कानूनी तरीके से कला खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। जिर्रो भी उसे छोड़ने का फैसला करता है। उशियो के लिए ये सब पूरी तरह अविश्वसनीय है क्योंकि उसका मानना है कि मास्टर्स को अपने राज जानने वाले हर इंसान को मार देना चाहिए। लेकिन जिर्रो उससे कहता है कि उसे किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कप्तान आगे से एक अच्छी जिंदगी जीता रहे। क्योको भी पेंटिंग को अच्छी तरह पैक कर लेती है
और कहती है कि अब वो दोबारा किसी को उसे पकड़ने नहीं देगी। वह जिर्रो और मेई को धन्यवाद देती है और उन्हें घर तक छोड़ने के लिए अपनी सवारी देने की पेशकश करती है। कुछ ही मिनटों बाद दोनों को इस फैसले पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि उन्हें क्योको के शार्क को पकड़कर बैठना पड़ता है, जो उन्हें पानी के अंदर खींचते हुए आगे ले जा रहा होता है। इसके बाद क्योको पेंटिंग को उसके असली मालिकों के पास वापस पहुंचा देती है। पेंटिंग वापस मिलने पर हर कोई बेहद खुश हो जाता है। जिर्रो और मेई क्योको के ठिकाने पर होते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग इस पल को लेकर भावुक हो रहे होते हैं। लेकिन जिर्रो एक कोने में बैठकर कैंडी मिला रहा होता है। मेई उसे बताता है कि वह लड़की उसे धन्यवाद देना चाहती है। जिर्रो ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे लोगों से धन्यवाद सुनने की आदत नहीं है। मेई उसे बड़े स्क्रीन के सामने धकेल देता है और वो लड़की जिर्रो को अपनी माँ की पेंटिंग वापस लाने और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। क्योको भी बताती है कि जब उसने सुना था कि जिर्रो एक मास्टर है तो उसे लगा था कि वो बहुत खतरनाक और बुरा आदमी होगा, लेकिन वह असल में एक ऐसा इंसान निकला जो बाकी मास्टर से बिल्कुल अलग था। जिर्रो पहले से ही ये सुनकर हैरान होता है। फिर मेई भी उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि उसके भाई का आखिरकार वो ऑपरेशन हो गया जिससे उसकी जान बच गई। वह जिर्रो से कहता है कि उसकी वजह से इतने सारे लोग खुश हैं और जिर्रो वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर जिर्रो भावुक हो जाता है, लेकिन अपनी भावनाओं को दिखाने के बजाय वह टॉयलेट साफ करने का फैसला करता है। तभी क्योको उसे रोक देती है और अपने पैसे के बारे में पूछती है, क्योंकि वो साफ कहती है कि वो जिर्रो की फीस देने का खर्च नहीं उठा सकती। वह पूछती है कि क्या वह किसी और चीज से उसकी फीस चुका सकती है। ये सुनकर जिर्रो का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या वह क्योको से शादी करने और उसके साथ बच्चे पैदा करने के लिए कह सकता है। सौभाग्य से मेई बीच में आ जाता है और सुझाव देता है कि तीनों को बाहर जाकर पार्टी करनी चाहिए। लेकिन पार्टी वाले दिन जिर्रो और क्योको अकेले होते हैं। जिर्रो घबरा जाता है और सोचता है कि मेई को आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। असल में मेई बस थोड़ी दूरी पर छिपकर दोनों पर नजर रख रहा होता है, ताकि ये पक्का कर सके कि जिर्रो की पहली डेट अच्छी जाए। मेई जिर्रो को मैसेज करके बताता है कि वो इस समय खुद किसी दूसरी डेट पर है और उसे शुभकामनाएं देता है। लेकिन ये सुनकर जिर्रो और भी ज्यादा घबरा जाता है। कुछ देर बाद क्योको उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाती है। वह जगह शार्क थीम वाला एक बार होता है, जिसकी जिर्रो ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वहाँ मौजूद सभी लोग शार्क के दीवाने होते हैं। जिर्रो सोचता है कि अगर वो पूरी कोशिश भी करे तो क्या वो इन लोगों के बीच खुद को फिट कर पाएगा। मेई भी उसी बार में मौजूद होता है और उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। जिर्रो और क्योको बैठकर बात करना शुरू करते हैं। जिर्रो लगभग मेई को देख ही लेता है, लेकिन मेई तुरंत छिप जाता है और उन दोनों पर नजर रखता रहता है। वह देखता है कि जिर्रो के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मेई मन ही मन उम्मीद करता है कि जिर्रो को उसकी बताई हुई बात याद होगी कि जब डेट पर बोलने के लिए कुछ न हो तो अपनी डेट के कपड़ों या गहनों की तारीफ करनी चाहिए। मेई क्योको के कपड़ों और गहनों में कई अच्छी चीजें देख लेता है और आखिरकार जिर्रो की भी नजर उन पर पड़ जाती है। वह क्योको के गले में पहनी हुई माला की बात करता है। वो कहता है कि ये माला काफी पुरानी लग रही है और पूछता है कि क्या ये उसकी दादी की कोई खास निशानी है। मेई जिर्रो की इस कोशिश को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे लगता है कि कम से कम ये कोशिश इतनी खराब ही नहीं है। लेकिन तभी क्योको बताती है कि उसे वो माला एक डिह्यूमिडिफायर के साथ मुफ्त में मिली थी। मेई जिर्रो को इशारा करता है कि वो इस डील के बारे में और बात करे, क्योंकि ये काफी दिलचस्प है। लेकिन जिर्रो का ध्यान उस लड़की पर टिक ही नहीं पा रहा है। वो लगातार मेई की तरफ इशारा मांगने के लिए देखता रहता है और मेई सोचता है कि क्योको को बचाने के लिए जिर्रो ने अब तक जितनी भी मेहनत की है इस रफ्तार से सब बेकार हो जाएगी। सौभाग्य से क्योको काफी खुले दिल की लड़की है और उसे पता है कि खराब डेट होने के बाद भी खुद को कैसे एंजॉय करना है। वह जिर्रो से पूछती है कि क्या वो उसका खाना ले सकती है, क्योंकि वो खुद खाना नहीं खा रहा है। जिर्रो खुशी खुशी उसे अपना खाना दे देता है। क्योको उसे धन्यवाद देती है, क्योंकि उसे वो डिश बहुत पसंद आती है। ये देखकर जिर्रो और भी ज्यादा घबरा जाता है और आखिरकार मेई को मामला अपने हाथ में लेना पड़ता है। वह तुरंत उस बड़े स्क्रीन के पास जाता है जहाँ अलग अलग तरह की शार्क दिखाई जा रही होती है। वहाँ एक आदमी अपनी डेट को इम्प्रेस करने के लिए उसे अलग अलग शार्क के बारे में पूरी जानकारी बता रहा होता है। मेई स्क्रीन पर एक अजीब सा सपोर्ट शार्क सेट कर देता है, जो जिर्रो से कहती है कि वो क्योको को अपने बचपन की कोई कहानी सुनाए। तभी मैनेजर वहाँ आकर मेई से कहता है कि ग्राहकों को स्क्रीन को छूने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेई अपने चार्म से मैनेजर को ही मना लेता है और उसे स्क्रीन इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है। जिर्रो इस इशारे को समझ जाता है और क्योको को बताना शुरू करता है कि वह किसी दूसरे इंसान के हाथ से बना खाना नहीं खा सकता और ये आदत अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है। वह उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पॉइजन मास्टर बनने की ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं किया। वह अपना खाना खुद बनाता था और अकेले ही खाता था। उसके लिए बस यही मायने रखता था कि उसके खाने में जहर न हो। ये सुनकर क्योको को उसके लिए बुरा लगने लगता है। वो कहती है कि वो उसके दर्द को समझ सकती है, क्योंकि उसका बचपन भी अकेले ही बीता था। वह एक अनाथ थी और अनाथालय के बाकी बच्चे भी उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते थे। एक दिन एक अमीर आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी समय में था, उसने क्योको को गोद ले लिया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था।
और वह अपनी कोई विरासत छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अचानक क्योको करोड़पति बन गई। उसे लगा कि अब उसे जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर उसने एक ऐसा कमरा देखा जिसमें रोते हुए लोगों की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। ये देखकर वो अंदर तक हिल गई। उसने इसके बारे में पता लगाना शुरू किया और उसे पता चला कि उस आदमी ने वे सभी पेंटिंग्स गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी। क्योको को उन पेंटिंग्स और उनके असली मालिकों के लिए बुरा लगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उन सभी पेंटिंग्स को उनके असली मालिकों के पास वापस भेजेगी। वो अपने मिशन में सफल हो गई, लेकिन जब तक उसने ये काम पूरा किया तब तक उसे विरासत में मिली पूरी दौलत खत्म हो चुकी थी। क्योको जिर्रो को बताती है कि अब वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती है। उसे लगता है कि जिर्रो उसकी कहानी सुनकर हंसेगा और उसे बेचारा समझेगा, लेकिन जिर्रो उसकी कहानी से काफी प्रभावित होता है। वो क्योको को बताने लगता है कि आज से पहले उसने ऐसा काम किया था जिसके लिए जिंदगी में पहली बार लोगों ने उसे धन्यवाद दिया था। वो कहता है कि अगर क्योको नहीं होती तो शायद उसे ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, और क्योको तो ये काम पहले से ही करती आ रही है, इसलिए उसके लिए क्योको अब तक मिली सबसे शानदार इंसान है। ये सुनकर क्योको भावुक हो जाती है और उसके दिमाग में तो जैसे शादी की घंटियां बजने लगती हैं। जिर्रो उसे रोते हुए देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया, लेकिन क्योको कहती है कि इससे पहले किसी ने उसकी इस तरह तारीफ नहीं की थी। तभी जिर्रो को मेई की तरफ से एक इशारा मिलता है कि अब मौका है। जिर्रो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपनी शार्क वाली टोपी उतारता है और क्योको से पूछता है कि क्या वो उसके लिए एक काम कर सकती है। क्योको को भी दोनों के बीच की केमिस्ट्री महसूस होने लगती है, लेकिन जिर्रो उससे सिर्फ यह पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बन सकती है। मेई ये देखकर पूरी तरह निराश हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जिर्रो के पास एक शानदार मौका था कि वो इतनी खूबसूरत लड़की को अपना बना ले और अपना मिशन पूरा कर ले। क्योको भी थोड़ी निराश हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जिर्रो उसे डेट के लिए पूछेगा और वो जरूर हाँ कहती। जिर्रो जवाब देता है कि वह भी उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। वो जानता है कि उसने क्योको पर अच्छी छाप छोड़ी है, लेकिन क्योको अभी तक उसके अंधेरे पक्ष के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे डर है कि अगर क्योको को उसके किए हुए बुरे कामों के बारे में पता चल गया तो वो उसे ठुकरा देगी। इसीलिए वो पहले उसका दोस्त बनना चाहता है, ताकि दोनों को एक दूसरे को समझने और जानने का समय मिल सके। और जब दोनों को यकीन हो जाए कि वे एक दूसरे के लिए सही हैं, तब वो उसके साथ खुशी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर क्योको और मेई दोनों हैरान रह जाते हैं। क्योको हंसते हुए कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिर्रो इतना सीधा और सच्चा इंसान होगा। वो उसे चेतावनी देती है कि उसका दिल जीतना आसान नहीं होगा। फिर वो कहती है कि उसे लगा था कि जिर्रो मेई को डेट कर रहा है। जिर्रो जवाब देता है कि मेई सिर्फ उसका डेटिंग सलाहकार है। ये सुनकर क्योको को थोड़ी राहत मिलती है। बाद में जिर्रो क्योको को उसकी कार तक छोड़ने जाता है। क्योको उससे कहती है कि अगर वो दूसरे लोगों के हाथ का खाना नहीं खा सकता तो अगली डेट पर उसे दोनों के लिए खाना बनाना चाहिए। ये सुनकर जिर्रो थोड़ा शर्माने लगता है। क्योको वहाँ से चली जाती है। तभी मेई उसके पास आता है और बताता है कि उसे जिर्रो के लिए एक और काम मिल गया है। इस बार उसे आइयो की बेटी का बॉडीगार्ड बनना है। ये सुनकर जिर्रो घबरा जाता है और कहता है कि ये तो चीटिंग होगी, लेकिन मेई उसे याद दिलाता है कि वो और क्योको अभी सिर्फ दोस्त है और क्योको ही इकलौती लड़की है जिसे वो जानता है, इसलिए जरूरी है कि जिर्रो दूसरी लड़कियों से भी मिले। मेई उसे समझाता है कि उसे अलग अलग लड़कियों से बात करनी चाहिए, ताकि वो लड़कियों को भी समझ सके और खुद को भी बेहतर तरीके से जान सके। फिर वह अपने लिए सबसे अच्छा पार्टनर ढूंढ पाएगा। अगले दिन जिर्रो अपने क्लाइंट की सुरक्षा के लिए कॉलेज की फ्रेशर वेलकम पार्टी में पहुंचता है। वह वहाँ खुद को पूरी तरह अलग थलग महसूस करता है। उसने कॉलेज के छात्रों के पार्टी करने और शराब पीने के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अपनी आंखों से ये सब देखकर वो काफी असहज हो जाता है। इसी बीच जिस लड़की की सुरक्षा के लिए जिर्रो को रखा गया है, वो एक कोने में अकेली बैठकर अपना ड्रिंक पी रही होती है। जब सीनियर सभी नए छात्रों को अपने पास बुलाते हैं तो शी घुटनों के बल रेंगते हुए उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उसमें उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं होती और वो वापस अपनी जगह पर लौट आती है। जब वो वापस रेंगकर अपनी जगह पर जा रही होती है, तभी दो सीनियर लड़कियां उसके पास आकर उससे बात करने लगती हैं। वे उससे पूछती हैं कि क्या वह पार्टी को एंजॉय कर रही है, लेकिन शियोरी अचानक रोने लगती है और कहती है कि वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही है। ये सुनकर दोनों लड़कियां तुरंत वहाँ से चली जाती हैं, ताकि कोई उन पर उसे परेशान करने का आरोप न लगा दे। शोरी अपने चेहरे पर यूनिकॉर्न वाली हुडी खींच लेती है और पछताने लगती है कि उसने उन दोस्ताना सीनियर लड़कियों से बात करने का मौका खुद ही खराब कर दिया। जिर्रो दूर से उसे देखता रहता है और उसे याद आता है कि उसे ये काम कैसे मिला था। पिछले दिन वह कंपनी के मुख्य ऑफिस गया था। वहाँ कंपनी का सीईओ बिजनेस करने से ज्यादा लोगों को उठाकर एक्सरसाइज करवाने में दिलचस्पी ले रहा था। स्पीडो पहने वो बॉडी बिल्डर जिर्रो, मेई और शीको तक उठा लेता है। फिर वो बताता है कि उसका भाई, जो शोरी का पिता भी था, उसने इस कंपनी को बिल्कुल शुरुआत से बनाया था।
उसकी पिछले साल मौत हो गई थी और उसकी वसीयत के मुताबिक पूरी कंपनी अब शी को मिलने वाली थी। लेकिन उसकी बड़ी बहन इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह कंपनी को अपने नाम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। सीईओ कहता है कि उसे ठीक नहीं पता कि उसकी बहन आगे क्या करने वाली है, लेकिन उसने सुना है कि उसने कुछ ऐसे लोगों को काम पर रखा है जिनके पास अजीब तरह की ताकतें हैं। ऐसे लोगों को रोकना आम बॉडीगार्ड्स के बस की बात नहीं है। जिर्रो ने शोरी की सुरक्षा करने का काम स्वीकार कर लिया। शोरी ने बहुत शर्माते हुए अपना परिचय दिया। वहीं मेई ने जिर्रो के लिए एक नकली स्टूडेंट आईडी बना दी ताकि वो बाकी छात्रों के बीच आसानी से घुल मिल सके। अचानक शोरी ने जिर्रो से कहा कि वो उसे एक ड्रिंकिंग पार्टी में लेकर चले। जिर्रो ने उसे बताया कि वहाँ जाना खतरनाक है, लेकिन शोरी ने अपनी मासूम और आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। जिर्रो इतनी मासूमियत के सामने खुद को रोक नहीं पाया। उसने पार्टी में ले जाने के लिए हाँ कर दी। अब शोरी से कहा जाता है कि वो खड़ी होकर सभी के सामने अपना परिचय दे। वो अपना नाम तो बता देती है, लेकिन उसके बाद क्या बोलना है ये सोचते ही पूरी तरह रुक जाती है। उसके दिमाग में सैकड़ों बातें घूमती हैं, लेकिन आखिर में वह बस यही कह पाती है कि आप सभी से मिलकर खुशी हुई और फिर बैठ जाती है। अब पूरा माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। इसके बाद जिर्रो की बारी आती है। जैसे ही वो बॉस की तरह उठकर खड़ा होता है, मेई चिंता में पड़ जाता है। मेई वहाँ वेटर बनकर जिर्रो की मदद कर रहा होता है। जिर्रो सोचता है कि अब वो सभी को दिखाएगा कि एक टॉप लेवल मास्टर क्या कर सकता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देता है। फिर वह सभी से कहता है कि वे उसे एक साथ 8 गिलास बियर पीते हुए देखें। मेई को डर लगता है कि ये सब गलत हो जाएगा, लेकिन जिर्रो एक चैंपियन की तरह 8 गिलास बियर पी जाता है। लेकिन उसका ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपना मुंह पकड़कर अजीब तरह से हिलने लगता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और एक लड़का तो 911 पर कॉल करने वाला होता है। लेकिन जिर्रो बस अपने अगले ट्रिक का इंतजार कर रहा था। वो अपने शरीर से सारी बियर को जेली के रूप में बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने एक पानी सोखने वाले खास पॉलीमर का इस्तेमाल किया था। जिर्रो को पूरा भरोसा था कि लोग उसका ये ट्रिक देखकर पागल हो जाएंगे, लेकिन लोग उल्टा घिन से भर जाते हैं और अपना ध्यान अगले लड़के की तरफ कर लेते हैं। वो लड़का एक मेडिटेशन करने वाला बंदा होता है जो अपनी मेडिटेशन प्लेलिस्ट के साथ खड़ा होता है। वो उठकर एक पोज देता है और अपना नाम नारू को बताता है। सीनियर उससे अपने बारे में और बताने के लिए कहते हैं, लेकिन नारू को कहता है कि वो सब कुछ भूल गया है, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो यहाँ उन सभी से मिल पाया। इतना कहते ही वहाँ मौजूद लगभग सारी लड़कियाँ उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। जिर्रो को तुरंत लगता है कि इस आदमी के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। बाद में जिर्रो, मेई और शोरी पैदल घर वापस जा रहे होते हैं। तभी जिर्रो अचानक शोरी से पूछता है कि आखिर उसने खुद को पार्टी में जाने के लिए मजबूर क्यों किया। जिर्रो सोचता है कि शायद वो अपनी कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए अपनी बातचीत की समस्या सुधारना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि इसके लिए और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं। ये सुनकर शोरी थोड़ा असहज हो जाती है और जिर्रो से कहती है कि बात वैसी नहीं है जैसी वह सोच रहा है। वह सिर्फ उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है। शोरी बताती है कि जब उसके पिता अपनी जिंदगी के आखिरी समय में थे, तब उन्होंने उससे कहा था कि वो लोगों की राय के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचती है। उन्होंने कहा था कि अगर वो अपने दिमाग में दबाकर रखी सारी बातें बाहर निकालना सीख जाए तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने उसे दूसरे लोगों के साथ समय बिताने और उनकी कंपनी को एंजॉय करने के लिए भी कहा था। इसके बाद उसके पिता शांति से गुजर गए। तब से उनके शब्द शोरी के दिमाग में हमेशा के लिए बस गए हैं। शोरी रोते हुए कहती है कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही है। वो बताती है कि उसके दिमाग में लोगों से कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब असली मौका आता है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती। उसे पता है कि उसे बस पहला कदम उठाना है और उसके बाद बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा डरता रहता है कि शायद लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। शोरी कहती है कि वह दूसरे लोगों से घुलने मिलने के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ तक कि अपने पिता के आखिरी समय में भी वह उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना, जबकि इस पद के लिए उससे कहीं बेहतर लोग मौजूद थे। वो कहती है कि वो खुद को बेहतर बनाना चाहती है ताकि वो अपने मन में आने वाली बातों को बोलने से डरना बंद कर दे, और यही वजह है कि वो उस पार्टी में गई थी। जिर्रो उसे एक सच्चाई बताता है और याद दिलाता है कि कोई ऐसा इंसान भी है जो उसे मारना चाहता है। मेई जिर्रो को इतना बेरहम और सीधा बोलने के लिए डांटता है, लेकिन जिर्रो शोरी से ये कहना चाहता है कि अगर वो सच में कहीं जाना चाहती है तो वो उसे कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि किसी भी हालत में वह शोरी की रक्षा कर सकता है। इधर मेडिटेशन करने वाला नारू को असल में वही हत्यारा निकलता है जिसे शोरी की आंटी ने उसे मारने के लिए रखा था। वो अपनी आंटी को फोन करके बताता है कि शोरी का बॉडीगार्ड काफी ताकतवर है, लेकिन उसका मैसेज पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि वह अपना फोन चार्ज करना भूल गया था। कुछ हफ्तों बाद नारू को शोरी की आंटी से मिलने जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तभी पता चलता है कि वो सिर्फ उसकी बॉस नहीं है बल्कि उसकी शुगर ग्रैनी भी है। वो बूढ़ी औरत नारुको की मालिश करती रहती है और उस पर चिल्लाती है कि उसे काम पर रखे हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन उसने अभी तक कोई नतीजा नहीं दिया। वह उससे पूछती है कि आखिर वह शोरी को कब खत्म करने वाला है। नारुको शांति से जवाब देता है कि अभी सही समय नहीं आया है।
बूढ़ी औरत ये सुनकर खुश नहीं होती और नारुको पर चिल्लाती है कि वो उसके पैसे बर्बाद करना बंद करे, लेकिन अगले ही पल वो अचानक चुप हो जाती है, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। उसका बोलने का तरीका अचानक बदल जाता है। वो कहती है कि शोरी का बॉडीगार्ड भले ही अच्छा हो, लेकिन नारुको एक मास्टर है और उसे कोई हरा नहीं सकता। नारुको उसकी बात मानते हुए कहता है कि वो उसके दिए हुए काम को पूरा करेगा। बूढ़ी औरत उससे कहती है कि या तो वो शोरी को कंपनी के वारिस बनने से खुद पीछे हटने पर मजबूर करे या फिर उसे जल्द ही मौत के घाट उतार दे। अगले दिन जिर्रो और मेई हमेशा की तरह शोरी के साथ क्लास में जाते हैं। मेई जिर्रो से कहता है कि उसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो असली स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जिर्रो जवाब देता है कि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया और रोमांचक है और उसे एक स्टूडेंट बनकर मजा आ रहा है। अचानक प्रोफेसर उनकी क्लास से मार्केट में मौजूद एक खास प्रोडक्ट से जुड़ा सवाल पूछता है। जिर्रो उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे देता है। प्रोफेसर उसके जवाब से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो जिर्रो के साथ उसी टॉपिक पर काफी बातें करने लगता है। वहीं नारुको बिल्डिंग की छत पर अजीब तरह की मेडिटेशन और योग कर रहा होता है। वो अपने पेट को बार बार फुलाता और अंदर करता है, जिससे उसके शरीर में इतनी तेज कंपन पैदा होती है कि स्टील की पाइप तक टूट सकती है। वापस क्लास में जिर्रो को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उसका संतुलन बिगड़ रहा हो। अगले ही पल एक बहुत भारी दबाव पूरे कमरे पर पड़ता है और वहाँ मौजूद सभी लोग नीचे दब जाते हैं। जिर्रो तुरंत समझ जाता है कि आखिरकार हत्यारे ने अपना कदम उठा लिया है और क्योंकि वो उसे शोरी से अलग करके निशाना नहीं बना सकता, इसलिए उसने एक साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। जिर्रो चारों तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि हमला क्लासरूम के बाहर से आ रहा है, जो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि उन पर हमला करने के लिए किसी के पास साफ रास्ता न हो। वो अपनी जेब से सुपर सोल्जर सीरम निकालता ही है कि अचानक हॉल की कांच की खिड़कियां टूट जाती है और उसके बाद छत भी गिरने लगती है। जिर्रो देखता है कि कुछ मलबा शोरी के ऊपर गिरने वाला है, इसलिए वो जल्दी से खुद को सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन लगाता है और उसे बचा लेता है। कुछ सेकंड बाद पूरा कमरा मलबे से भर जाता है और जिर्रो चारों तरफ देखकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये तबाही किस वजह से हुई। उसे पूरा यकीन है कि इतने खुले इलाके में कोई विस्फोटक गैस इस तरह का हमला नहीं कर सकती, इसलिए केवल एक ही चीज ऐसी है जो ये कर सकती है। वो समझ जाता है कि इसके पीछे साउंड मास्टर का हाथ है, क्योंकि इतनी दूर से इतना ताकतवर और सटीक हमला सिर्फ वही कर सकता है। उसी समय नारुको ने भी जिर्रो को अपने शरीर में वो खास दवा इंजेक्ट करते हुए देख लिया था, जिसने उसे इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत और तेज गति दे दी थी। दोनों मास्टर समझ जाते हैं कि वे किससे भिड़ने वाले हैं और एक दूसरे का सामना करने के लिए काफी उत्साहित हो जाते हैं। बाद में जिर्रो शोरी के अंकल को फोन करके हमले के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी भतीजी सुरक्षित है। वो शोरी से कहता है कि उन्हें कुछ समय के लिए छिपकर रहना चाहिए क्योंकि उसकी जान पर अभी और हमले हो सकते हैं, लेकिन शोरी की नजर अगले दिन होने वाली कैंपिंग ट्रिप के पोस्टर पर टिकी रहती है। मैं जिर्रो से पूछता है कि क्या उन्हें कैंपिंग ट्रिप छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जिर्रो ये फैसला शोरी पर छोड़ देता है। इसके बाद शोरी मदद के लिए अपने अंकल के पास जाती है। मिस्टर बम शोरी से बात करते हुए भी एक्सरसाइज करते रहते हैं और उससे कहते हैं कि उसे इस ट्रिप पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि शोरी इस ट्रिप का कितना इंतजार कर रही थी। वो चाहते हैं कि शोरी कॉलेज में दोस्त बनाए और कहते हैं कि जिर्रो और मैं उसे किसी भी खतरे से बचा लेंगे। अगले दिन शोरी जिर्रो और मैं के साथ खुशी खुशी ट्रिप के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अंकल ने उसे जाने की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि नारुको ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया था। बाद में जिर्रो और बाकी लोग बस में होते हैं और वो शोरी के पास बैठा होता है जो आराम से सो रही होती है। जिर्रो समझ जाता है कि शोरी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे वही करने देना चाहिए जो वो चाहती है। उसे नहीं पता कि साउंड मास्टर अगली बार कब हमला करेगा, इसलिए वो हर समय सतर्क रहना चाहता है और अगली बार जब वो सामने आए तभी इस मामले को खत्म करना चाहता है। उधर नारुको भी उसी बस में अपने हिप्नोटाइज की गई लड़कियों के साथ बैठा होता है। वे उसके हाथ पर बने काउंटडाउन वाले टैटू को देखकर उसके बारे में पूछती हैं। वो उन्हें बताता है कि ये एक बहुत जरूरी वादे की याद दिलाता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है, जबकि लड़कियां उसके आसपास चिपकी रहती हैं। जल्द ही वे लोग कैंपिंग की जगह पहुंच जाते हैं और जिर्रो बारबेक्यू ग्रिल संभाल लेता है क्योंकि मैंने उसे बताया था कि जो लड़के खाना बना सकते हैं उन्हें लड़कियां अच्छा पति मानती हैं। जिर्रो सारे सामान को हवा में उछालता है और फिर उन पर सींकें फेंकता है जो बिल्कुल सही जगह पर लगती है और सारे सामान को छेदते हुए ग्रिल पर जाकर गिरती है। कुछ लोग उसकी इस कला से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उसके आसपास जमा हो जाते हैं। वही शोरी दूसरों को खाना देकर लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी धीमी आवाज में बोलती है कि कोई उसकी बात सुन ही नहीं पाता और वो उदास हो जाती है। जिर्रो ये देख लेता है और मैं से कहता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं जवाब देता है कि शोरी ने उनसे उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि वो खुद इस परेशानी से निकलना चाहती थी। उधर शोरी समझ नहीं पा रही होती कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वह तुरंत अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वह एक मैजिकल गर्ल की पोशाक पहनकर बाहर आती है
और ग्रुप में मौजूद कुछ वीब लड़के उसे देखकर पहले ही आकर्षित हो जाते हैं। मे और जिर्रो भी उसे उत्सुकता से देखते हैं। इसके बाद शोरी सबको एक जादू का खेल दिखाती है, जिसमें वह एक खाली प्लेट पर अचानक नूडल्स ला देती है। सभी लोग काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन अगले हिस्से में शोरी से गलती हो जाती है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। दिन के अंत में मैं उसके जादू के खेल की तारीफ करता है और शोरी बताती है कि उसे लगा कि वो शब्दों के साथ अच्छी नहीं है, इसलिए उसने जिर्रो की तरह एक पार्टी ट्रिक करने का फैसला किया, जैसा उसने पहले दिन किया था। ये सुनकर जिर्रो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन तभी एक सीनियर उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाने लगता है। कहानी एक स्थानीय देवता के बारे में थी जो बारिश करवाने के लिए बलि मांगता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कहानी असल में एआई से बनाई गई बेकार कहानी थी, जिसे सुनाने का मकसद टेस्ट ऑफ करेज शुरू करना था, जिसमें लोगों को जोड़ों में मंदिर तक जाना था। सभी लड़कियां नारुको को ढूंढने लगती हैं ताकि उसके साथ ये टेस्ट पूरा कर सके, लेकिन नारुको पहले ही जंगल में पहुंच चुका होता है और वहां धागों के जाल पर किसी निंजा की तरह दौड़ रहा होता है। वह कहता है कि आज वो शोरी को खत्म करने वाला है। उधर कॉलेज के छात्र टेस्ट ऑफ करेज के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उनका सीनियर उन्हें बताता है कि आम तौर पर मंदिर को उनका लक्ष्य बनाया जाता, लेकिन वहां जाने वाला रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है। वो कहता है कि वे नहीं चाहते कि कोई भालू या भेड़ियों का खाना बन जाए, इसलिए छात्रों को रास्ते में एक फोटो स्टैंड ढूंढना होगा और वहां सेल्फी लेकर ये साबित करना होगा कि वे वहां तक पहुंचे थे। सभी लोग इस बात को लेकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जिर्रो को ये सब बच्चों का खेल लगता है। कुछ मिनट बाद वो शोरी के साथ टेस्ट ऑफ करेज पर निकलता है, जबकि शोरी डरते हुए उसका कोट पकड़े रहती है। जिर्रो को याद आता है कि मैंने पहले उससे कहा था कि ये शोरी के करीब आने का उसका सबसे अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि थोड़े खतरे से ज्यादा दो लोगों को कोई चीज करीब नहीं ला सकती। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा था कि अगर वो इस मौके पर भी कुछ नहीं कर पाया तो शायद उसे पहली चाल चलने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। अचानक शोरी की आवाज सुनकर जिर्रो अपने ख्यालों से बाहर आता है। शोरी अजीब तरीके से उसे धन्यवाद देती है कि वो उसके साथ है। उसे लगता है कि जिर्रो उसके साथ होने से बहुत परेशान होगा, क्योंकि वो हमेशा परेशानी खड़ी करती रहती है। वह कहती है कि अगर वह घर पर ही रहती तो जिर्रो का काम बहुत आसान होता। जिर्रो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी जाती वहाँ खतरा उसके साथ ही रहता। फिर वो उससे कहता है कि अपनी सारी परेशानियां भूल जाए और इस ट्रिप का मजा लेने पर ध्यान दे, क्योंकि यही सबके लिए बेहतर होगा। जिर्रो कहता है कि जिंदगी में लोगों को ऐसे मजे करने के ज्यादा मौके नहीं मिलते और शोरी को सिर्फ इसलिए ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कोई उसकी जान लेने के पीछे पड़ा है। वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि जब हत्यारा सामने आएगा तब वो उसे बचा लेगा। उसकी ये बात शोरी पर असर करने ही लगती है कि तभी वे लोग फोटो वाले कटआउट के पास पहुंच जाते हैं और उसे देखते ही शोरी जोर से चीख पड़ती है। जिर्रो उससे कहता है कि जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि सेल्फी स्टिक कैसे चलानी है, जबकि आज के जमाने में छोटे बच्चे भी इसे चला सकते हैं। शोरी खुद सेल्फी लेने के लिए आगे आती है, लेकिन जब वो फोटो देखती है तो जिर्रो के चेहरे की जगह उसे एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। वो आसपास देखकर इसके बारे में पूछना चाहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिर्रो वहाँ है ही नहीं। शोरी घबरा जाती है और जिर्रो को ढूंढते हुए इधर उधर भागने लगती है। आखिरकार उसे एक बहुत बड़े गिरे हुए पेड़ के पास जिर्रो दिखाई देता है। उसे देखकर शोरी को राहत मिलती है, लेकिन तभी अचानक जिर्रो एक टिक टैक टो वाले राक्षस में बदल जाता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। शोरी चीखते हुए जितनी तेज भाग सकती है उतनी तेज भागती है और किसी तरह मंदिर तक पहुंच जाती है। ठीक उसी समय जब वो राक्षस उसे पकड़ने वाला होता है, वो मंदिर का दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के अंदर जाती है और उसे छत से लटकती हुई एक फांसी की रस्सी दिखाई देती है। वो डर और उलझन में पड़ जाती है। तभी अचानक वही राक्षस उसके सामने आ जाता है और उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगता है। शोरी डर के कारण हिल भी नहीं पाती, लेकिन तभी वह राक्षस उसके मरे हुए पिता का रूप ले लेता है। शोरी को कुछ समझ नहीं आता और फिर उसका पिता उसके लिए एक ड्रिंक निकालता है। वो उससे कहता है कि वो इस मंदिर के देवता के लिए बलि बनने के लिए यहाँ आई है और इसी वजह से वो अपने पिता की आत्मा से बात कर पा रही है। जिर्रो को समझ नहीं आता कि उसे जो दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन शोरी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाती और अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने उसे कंपनी का अगला वारिस क्यों चुना। तभी उसके पिता का चेहरा एक मांस की तरह दो हिस्सों में बंट जाता है और अंदर से उसका रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वह कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए शोरी को अपना वारिस बनाकर गलती की क्योंकि वह उसकी बेटी थी। उसका चेहरा फिर से दो हिस्सों में बंट जाता है। इस बार उसका गुस्से वाला चेहरा सामने आता है और वो शोरी से कहता है कि वो कंपनी संभालने के लायक नहीं है। शोरी का दिमाग अब अपनी हद तक पहुंच चुका होता है। इसके बाद उसके पिता का चेहरा फिर से टूटता है और इस बार वो एक डरावने और इंसान जैसे न दिखने वाले रूप में बदल जाता है। वो शोरी से कहता है कि वो कभी किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती, इसलिए उसे अब हार मान लेनी चाहिए। उसकी बातें शोरी को इतना तोड़ देती है कि वो ये मानने लगती है कि वो बेकार है और उसके बिना दुनिया बेहतर होगी। वो फांसी की रस्सी की तरफ बढ़ती है और जो टिक टैक टो वाला राक्षस उसके पिता बनने का नाटक कर रहा था, वो खुश होता है कि शोरी खुद को मारने वाली है।
लेकिन जैसे ही शोरी रस्सी को अपनी गर्दन के चारों तरफ डालती है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो खुश है कि इस ट्रिप में वो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला पाई। वो रस्सी फेंक देती है और दरवाजे की तरफ भागती है। वो कहती है कि शायद वो कभी इतनी मजबूत न बन पाए, लेकिन फिर भी वो खुद को बेहतर बनाना चाहती है। वह दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा देती है और कसम खाती है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। उसने गलत दरवाजे से छलांग लगा दी थी और अब वो सैकड़ों फीट नीचे बहती नदी में गिर रही थी। शोरी घबरा जाती है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ नहीं जीत सकती। वो बचने का कोई रास्ता सोचती है और उसे याद आता है कि उसके पास एक छाता है। वह छाते को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोई कार्टून की दुनिया नहीं है और हवा के तेज दबाव से छाता तुरंत फट जाता है। शोरी मौत को स्वीकार कर लेती है क्योंकि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी जिर्रो वहाँ पहुँच जाता है। वो पानी सोखने वाली जेल की एक गेंद नदी में फेंकता है, जिससे वो गेंद बहुत बड़ी हो जाती है और नदी के पानी को ऊपर उठा देती है। इसके बाद वह पानी की सतह से टकराने से ठीक पहले शोरी को पकड़ लेता है। शोरी को यकीन ही नहीं होता कि वह बच गई है। जिर्रो उसे बताता है कि हत्यारा उसकी मौत को आत्महत्या या किसी हादसे जैसा दिखाना चाहता था, क्योंकि अगर उसकी मौत संदिग्ध तरीके से होती तो लोगों को शक हो जाता और उसके रिश्तेदारों को विरासत नहीं मिलती। तभी साउंड मास्टर नारुको वहाँ आ जाता है और जिर्रो मानता है कि उसकी रणनीति काफी अच्छी थी। जैसे ही शोरी ने सेल्फी ली थी, नारुको ने अपनी आवाज की ताकत से उसे हिप्नोटाइज कर दिया था और जिर्रो पर एक ताकतवर शॉकवेव हमला किया था, जिससे उसका दिशा समझने का एहसास बिगड़ गया था। इसी वजह से वह समय पर शोरी तक नहीं पहुंच पाया था। नारुको उनके स्तर तक नीचे आता है और शोरी को घूरने लगता है। जिर्रो तुरंत कई जहरीली सुइयां निकालकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। नारुको तुरंत उनसे दूरी बना लेता है और कहता है कि अब उसे इसे हादसा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़की को किसी भी हालत में मार डालेगा। जिर्रो समझ जाता है कि इस समय वह नुकसान में है, इसलिए वह शोरी से कहता है कि उन्हें अभी भागना होगा। लेकिन शोरी डर के कारण हिल भी नहीं पाती और जिर्रो परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे उठाकर ले जाना पड़ेगा। वह सोचता है कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि अब तक उसे मेरे को उठाकर ले जाने की आदत हो चुकी है। लेकिन जिर्रो के पीठ पर चढ़ने के बजाय शोरी सामने से उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाती है जैसे कोई छोटा बंदर हो। जिर्रो को ये काफी अजीब और असहज लगता है, लेकिन उसके पास शिकायत करने का समय नहीं है। वह तुरंत खुद को दवा का इंजेक्शन लगाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन नारुको को अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए खुद हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह पूरे जंगल में बंधे हुए धागों का इस्तेमाल करके अपनी बदली हुई ब्लड लाइन की ताकत माइंड विस्परर को सीधे शोरी पर इस्तेमाल करता है। शोरी को अपने आसपास कई आवाजें सुनाई देने लगती है जो उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रही होती है। जिर्रो उससे कहता है कि उन आवाजों पर ध्यान मत दो क्योंकि नारुको उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। उधर साउंड मास्टर अपनी मसाज चेयर पर आराम से बैठा रहता है और उन धागों की मदद से जिर्रो की लोकेशन पर नजर रखता है। अब वह ये भी समझ चुका है कि जिर्रो जहर को अपने शरीर में लेकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ जिर्रो शोरी को अपने एयरपॉड्स दे देता है ताकि वो उन फुसफुसाती आवाजों को न सुन सके। लेकिन शोरी के पास इससे भी बेहतर आइडिया होता है। किसी वजह से उसके पास एक जैसे 2 नॉइस कैंसलिंग हेडफोन होते हैं और वह जिर्रो से कहती है कि ये बाहर की आवाजों को भी रोक सकते हैं और दोनों इनकी मदद से एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। जिर्रो को बिल्ली के कान वाले हेडफोन पहनने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वह सोचता है कि नारुको की चाल से बचने के लिए ये काम कर सकता है। नारुको भी ये देख लेता है और हमला करने का फैसला करता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि जिर्रो इस हमले से बच नहीं पाएगा क्योंकि इस समय उसके कान बंद है। लेकिन जिर्रो हवा में होने वाली हल्की कंपन को अपनी त्वचा से महसूस कर लेता है और सोनिक ब्लेड से बच जाता है। ये देखकर नारुको भी हैरान रह जाता है। जिर्रो लगातार उसके हमलों से बचता रहता है तो नारुको अपना ध्यान सीधे अपने असली निशाने पर लगा देता है। वो अपनी ताकत से शोरी के हेडफोन को कंपन करने लगता है और एक बार फिर उसे हिप्नोटाइज कर देता है। शोरी जिर्रो की गोद से नीचे उतरती है और दूर भागने लगती है। तब नारुको समझ जाता है कि शोरी का ट्रॉमा सिर्फ उसके पिता की मौत तक सीमित नहीं है। वह एक डरावनी मुस्कान देता है और सोचता है कि वो शोरी के पुराने दर्द और डर का इस्तेमाल करके उसके हौसले को बार बार तोड़ेगा। वह शी के अंकल का एक बहुत बड़ा भ्रम उसके सामने बना देता है, जो कल्पना में भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वह शी से कहता है कि वो उसके लिए एक बोझ है और उसने ही उसे यहाँ भेजा है ताकि हत्यारा उसे आसानी से मार सके। हिप्नोटाइज हुई शोरी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है, लेकिन तभी जिर्रो उसके भ्रम के अंदर पहुंच जाता है और उस विशाल बॉडी बिल्डर को लात मारकर बेहोश कर देता है। वो शोरी से कहता है कि उसके अंकल ने उससे पहले उसकी सुरक्षा के लिए दर्जनों लोगों को रखा था और उन सभी के बेकार होने की वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा गंवाया। उन्होंने सिर्फ इसलिए उस पर इतना भरोसा किया क्योंकि उसके एक पुराने क्लाइंट ने उसकी काबिलियत की तारीफ करते हुए एक लंबा लेख लिखा था। जिर्रो शोरी से कहता है कि उसके अंकल उससे सच में बहुत प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं और उसके जैसा इंसान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शोरी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और भ्रम से बाहर निकल आती है,
लेकिन बाहर आते ही बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि जिर्रो ने अपने जहर की मदद से नारुको के बनाए भ्रम को हैक कर दिया था और फिर शोरी को बेहोश कर दिया ताकि वो खतरे से दूर रहे। इसके बाद वह नारुको को आवाज देता है और उसे यकीन है कि वो जंगल में कहीं से भी उसकी आवाज सुन सकता है। जिर्रो कहता है कि वो जानता है कि नारुको की ताकत लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर करती है। वो उनकी सबसे बुरी यादों और डर को बाहर निकालता है और फिर उन्हें इतना बढ़ा देता है कि इंसान अंदर से टूट जाए। जिर्रो को पूरा यकीन है कि इसी तरह नारुको ने शोरी के अंकल को हिप्नोटाइज करके उन्हें इस ट्रिप पर जाने की इजाजत देने के लिए मजबूर किया था। वह ये भी मानता है कि शोरी अपने अंदर बहुत सारे पुराने दुख और डर लेकर चल रही है, लेकिन वो खुद ये बात जानती है और उनसे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए उसे शोरी पर एक एहसान करना चाहिए और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। उधर में जिर्रो और शोरी को उनके ऊपर लगाए गए ट्रैकर की मदद से ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वे उस जगह पर नहीं मिलते। वो सड़क पर ऊपर नीचे देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वे दोनों कहाँ गए। तभी जिर्रो अचानक झाड़ियों से बाहर आ जाता है। मैं उन्हें देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर जिर्रो को शोरी को जिस तरह उठाए हुए देखता है तो वो घबरा जाता है। जिर्रो उसे पूरी कहानी बताता है, जबकि शोरी धीरे धीरे होश में वापस आती है। मैं खुश होता है कि उसने क्योको के एक आदमी की मदद से शोरी पर जीपीएस ट्रैकर लगवा दिया था और फिर जिर्रो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिर्रो कहता है कि उसने थोड़ी देर पहले अपनी सीमा से ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली थी और अब उसे वापस जाकर लड़ाई खत्म करनी होगी। वो में से कहता है कि वो शोरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए और उसे हैरानी होती है कि जिर्रो ऐसा क्यों कह रहा है। जिर्रो समझाता है कि उसने नारुको की योजना को पहले ही 2 बार नाकाम कर दिया है और अब वो शोरी के पीछे जाने से पहले नारुको को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। जिर्रो में से कहता है कि तब तक शोरी को सुरक्षित रखना और उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ उसका शादी का सलाहकार है। जिर्रो उससे इस बार साथ देने की गुजारिश करता है और मैं मान जाता है, क्योंकि वो पहले से ही सोच रहा होता है कि जिर्रो उसके लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाएगा। लेकिन वहाँ से जाने से पहले जिर्रो शोरी के हेडफोन को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि नारुको ने पहले उसके करीब आने के दौरान उसके हेडफोन के अंदर एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगा दिया था। उसे पूरा यकीन है कि नारुको ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी ताकत शोरी तक और आसानी से पहुंच सके, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं है कि साउंड मास्टर को अपनी तकनीक इस्तेमाल करने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है। जिर्रो फैसला करता है कि वो नारुको को छिपने नहीं देगा और उसे बाहर निकालकर सीधे उसका सामना करेगा, क्योंकि यही उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ नारुको गर्म पानी से नहा रहा होता है और अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा होता है। उसे यकीन है कि अगर वो अभी शोरी के पीछे जाता है तो जिर्रो पीछे से उस पर हमला कर देगा। इसलिए वो पहले जिर्रो का शिकार करने का फैसला करता है और उसके बाद आराम से अपने असली टारगेट को खत्म करेगा। इस बीच जिर्रो वापस जंगल में पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि इस बार नारुको के हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक है। नारुको जिर्रो की हर हरकत को उसकी चाल के दौरान निकलने वाली आवाजों से ट्रैक कर सकता है और उसे लगता है कि जिर्रो की जहरीली सुइयां तब तक उस पर काम नहीं करेंगी जब तक वो उसके करीब नहीं पहुंचता। बाहर खुले इलाके में जहरीली गैस भी ज्यादा असरदार नहीं होगी। जिर्रो भी ये बात समझ चुका होता है, इसलिए वो नारुको की ताकत को सीमित करने के लिए जंगल में फैले उसके तारों को काटने का फैसला करता है। वह तारों पर धातु को पिघलाने वाला अपना जहर छिड़कता है, लेकिन वो जहर तारों से टकराकर वापस उछल जाता है, क्योंकि वे तार बहुत तेज गति से कंपन कर रहे होते हैं और कोई भी तरल उन पर टिक नहीं सकता। अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और नारुको इन हवाओं का इस्तेमाल अपनी सबसे खतरनाक तकनीक शुरू करने के लिए करता है। वो बेहद ताकतवर साउंड वेव्स बनाता है जो एक बहुत बड़े राक्षस का रूप ले लेती है और जिर्रो उसके जबरदस्त हमलों से बस बचता रहता है। लेकिन तभी जिर्रो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आसपास के पेड़ों में एक खास केमिकल इंजेक्ट कर देता है जिसे उसने खुद बनाया था। नारुको का विशाल राक्षस उसी समय जिर्रो पर हमला करता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है और साउंड मास्टर हैरान रह जाता है। वो अपने बाथटब से बाहर कूदता है और जिर्रो की तरफ भागता है, सोचते हुए कि उसने साउंड वेव से बने उसके राक्षस को आखिर रोक कैसे दिया। उसे महसूस होता है कि उसके तार अभी भी सही सलामत है, जिसका मतलब है कि उसकी ताकत को काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जिर्रो के पास पहुंचता है, वो देखता है कि उसके आसपास के पेड़ असामान्य रूप से बहुत बड़े और टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं और उन्होंने उसके विशाल राक्षस को आगे बढ़ने से रोक दिया है। नारुको समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तब जिर्रो समझाता है कि उसकी दवा पौधों को बहुत तेजी से बढ़ा देती है और उसे नारुको की तकनीक रोकने के लिए बस इतना ही चाहिए था। वो बताता है कि नारुको के तारों को सही तरीके से काम करने के लिए बहुत सटीक तरीके से सेट किया गया है और अगर पेड़ लगातार बढ़ते रहेंगे तो वे तार सही सुर नहीं बजा पाएंगे। जिर्रो कहता है कि अब वे अपनी लड़ाई जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन नारुको उसे बताता है कि उसने शोरी को मारने की योजना पहले ही शुरू कर दी है। उसका विशाल राक्षस सिर्फ उन दोनों मास्टर्स को ही नहीं बल्कि कैंप में मौजूद हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है और उसे देखते ही लोग एक तरह की बेहोशी जैसी हालत में जाने लगे हैं। सभी छात्र चिल्लाने लगते हैं और डर जाते हैं कि उन्होंने पहाड़ के देवता को नाराज कर दिया है और अब वे मरने वाले हैं।
उनके साथ मौजूद सीनियर कहता है कि वे पुरानी परंपरा का पालन करेंगे और देवता को खुश करने के लिए बलि देंगे। वो नए छात्रों से उनके आईडी कार्ड निकालने को कहता है ताकि उनमें से सबसे छोटे व्यक्ति की बलि दी जा सके। वो व्यक्ति शोरी निकलती है और सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। उसी समय नारुको जिर्रो से कहता है कि छात्रों के अंदर पैदा हुआ डर ही शोरी को मारने के लिए काफी है। वे तब तक शांत नहीं होंगे जब तक जिर्रो मर नहीं जाता और नारुको इस लड़ाई को हारने वाला नहीं है। नारुको अचानक सीटी बजाता है और उन सुरों का इस्तेमाल करके अपने हाथ को एक चेंसो में बदल देता है। वो एक पल में पेड़ को काट देता है और फिर अपने चेंसो वाले हाथ से उस लकड़ी को एक वायलिन में बदल देता है। इसके बाद वह अपने बालों को वायलिन के तारों की तरह इस्तेमाल करता है। वो उसे बजाने के लिए तैयार होता है और जिर्रो घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो साउंड मास्टर का सीधे सामना कर पाएगा या नहीं। उधर में शोरी को अपने साथ लेकर उनके पीछे आ रही ब्रेन वॉश भीड़ से बचकर भागने की कोशिश करता है। नारुको कहता है कि लड़की के मरने में अब बस थोड़ा समय बाकी है, इसलिए वो ये लड़ाई पहले ही जीत चुका है। वह कहता है कि अब वह इस लड़ाई को भी खत्म कर देगा और जिर्रो पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वह सोचता है कि शायद नारुको साउंड मास्टर के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला करेगा, लेकिन नारुको अचानक वायलिन ही उसकी तरफ फेंक देता है और जिर्रो आखिरी समय पर उससे बच जाता है क्योंकि उसे ऐसी चाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब जिर्रो एक पल के लिए उस वायलिन से उलझा होता है तो वह देखता है कि सुनहरे बालों वाला बीथोवन अपनी जान बचाकर भाग रहा है। जिर्रो समझ जाता है कि नारुको सिर्फ उसका ध्यान भटकाने का नाटक कर रहा था और उसका असली निशाना अभी भी शोरी ही है। जिर्रो नारुको के पीछे भागता है जबकि नारुको पूरे जंगल में फैले तारों की मदद से उसे लगातार परेशान करता रहता है। वह जिर्रो से कहता है कि अगर वो शोरी को सुरक्षित रखने में कामयाब भी हो गया और उसे कंपनी का सीईओ भी बना दिया, तब भी वो पूरी जिंदगी परेशान रहेगी। उसके रिश्तेदार उससे नफरत करेंगे और ये खराब इंसानी समाज उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगा। नारुको कहता है कि शोरी इतनी कमजोर है कि वो अकेले इस दुनिया में टिक नहीं सकती और उसके जैसी कमजोर लड़की का ताकतवर लोगों की दुनिया में कोई स्थान नहीं है। उसे अपना बचपन याद आता है जब उसका एक ट्रेनिंग पार्टनर उससे बहुत कमजोर था, लेकिन वो बाकी सभी से ज्यादा मेहनत करता था। नारुको हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था और आखिर में उसका पार्टनर एक बहुत बुरी मौत मर गया। जिर्रो उसकी लगातार बातें सुनकर बोर हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो डर गया है। वो नारुको को याद दिलाता है कि शोरी उसके सबसे बुरे डर और पुरानी यादों पर हमला करने के बावजूद उसके भ्रम से बाहर निकल आई थी, जिसका मतलब है कि वो उन जैसे लोगों से मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत है। नारुको इस बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसका पूरा ध्यान जिर्रो और अपने मिशन से हट जाता है। उसे पेड़ों से निकलने वाले हीलिंग पार्टिकल्स की एक जगह से खुशबू आती है और वो तुरंत उसकी तरफ भागता है क्योंकि इस समय उसे सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत होती है। वो सोचता है कि साउंड मास्टर की तकनीक सीधे लड़ाई के लिए नहीं बनी है और अपनी ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने शरीर को सबसे अच्छी हालत में रखना पड़ता है। ये हीलिंग पार्टिकल्स उसे ज्यादा समय तक अपनी पूरी ताकत में रहने में मदद करेंगे। वो उस जगह पर कूद जाता है और हीलिंग पार्टिकल्स को देखकर उसके मुंह से लार निकलने लगती है। वह सोचता है कि अब वह पूरी लड़ाई में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर पाएगा। वो सारे हीलिंग पार्टिकल्स को अंदर खींच लेता है और अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है। उसकी नजर धुंधली होने लगती है और उसे समझ आता है कि उसने जो चीज अभी अंदर ली है वो हीलिंग पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक जहरीली गैस थी जिसकी खुशबू बिल्कुल हीलिंग पार्टिकल्स जैसी थी। नारुको समझ जाता है कि जिर्रो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अपनी तकनीक इस्तेमाल करने के लिए उसे क्या चाहिए और उसी के हिसाब से उसके लिए ये जाल बिछाया था। नारुको को राहत होती है कि उसके शरीर में अभी ज्यादा जहर नहीं गया है, इसलिए वो योग वाली सांस लेने की तकनीक से सारी जहरीली गैस बाहर निकालने का फैसला करता है। लेकिन उसी समय जिर्रो वहाँ पहुँच जाता है और नारुको की तरफ तेजी से दौड़ता है। वो पानी सोखने वाले पॉलीमर से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो जहरीली गैस बाहर न निकाल सके। जिर्रो समझ चुका था कि नारुको की इतनी शक्तिशाली तकनीकों के इस्तेमाल के लिए कुछ खास शर्तें जरूर होंगी और उसने अंदाजा लगाया कि अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए नारुको को लगातार अपने शरीर को ठीक करना पड़ता होगा। यही वजह थी कि उसने हीलिंग पार्टिकल्स की वो जगह ढूंढी और उसमें जहरीली गैस मिला दी, क्योंकि एक पॉइजन मास्टर इसी तरह लड़ता है। इसके बाद जिर्रो पूरी ताकत से नारुको के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसके फेफड़ों की सारी हवा बाहर निकल जाती है और वो लड़ने की हालत में नहीं रहता। लेकिन साउंड मास्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो चालाकी से मुस्कुराता है क्योंकि उसने जिर्रो से झूठ बोला था कि उसे हराने से लोगों की ये सामूहिक पागलपन वाली हालत खत्म हो जाएगी। उधर कैंप में ब्रेन वॉश किए गए छात्र अभी भी शोरी को ढूंढ रहे हैं। जब उन्हें वह नहीं मिलती तो वे और ज्यादा घबरा जाते हैं। वे अब किसी दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं ताकि उसे अपनी बलि बना सके। शोरी एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही होती है।
तभी में उसके पास दौड़कर आता है और कहता है कि उसे एक रास्ता मिला है जो पास के गांव तक जाता है, इसलिए उन्हें जल्दी वहां जाना चाहिए। लेकिन तभी शोरी अचानक कहती है कि योजना बदल गई है, वह अब वापस जाना चाहती है। मैं उसे याद दिलाता है कि ये बहुत बेवकूफी होगी क्योंकि जैसे ही उसके क्लासमेट उसे देखेंगे वे उसे मार डालेंगे। लेकिन जॉरी वापस जाने का फैसला कर चुकी होती है क्योंकि अगर वो सिर्फ अपनी जान बचाने पर ध्यान देगी तो कोई और मर जाएगा। वो कहती है कि अगर उसके क्लासमेट किसी की बलि देते हैं तो वे लोग पूरी जिंदगी उस घटना के डर में जी सकते हैं और थेरेपी भी बहुत महंगी होती है। उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जिससे वो किसी की बलि होने से रोक सकती है और मैं उसे रोक नहीं पाता। जल्द ही उसके क्लासमेट अपने अगले शिकार को पकड़कर एक चट्टान के पास ले जाते हैं ताकि उसे स्थानीय देवता की बलि दी जा सके। लेकिन तभी शोरी वहां एक चुड़ैल की तरह कपड़े पहनकर पहुंचती है। उसे देखते ही उसके क्लासमेट उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन तभी शोरी अपनी मोमबत्ती की आग को अपने कंट्रोल में लेती है और उसे एक विशाल ड्रैगन में बदल देती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की हालत खराब हो जाती है। वो सभी से पीछे हटकर बैठने के लिए कहती है और कहती है कि वो अपनी जादुई शक्तियों से उस बुरे देवता को भगा देगी। हालांकि वो खुद डर के मारे कांप रही होती है। उसके क्लासमेट्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे एक स्वार्थी लड़की कहते हैं क्योंकि वो खुद की बलि देने के बजाय भाग गई थी। यहाँ तक कि जिसकी बलि देने की बारी आई थी वो भी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो सिर्फ झूठ बोल रही है क्योंकि अगर वो सच में किसी देवता को हराने जितनी ताकतवर होती तो उसने ये काम पहले ही कर दिया होता। शी झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिर्फ यही चाहती है कि किसी को उसका झूठ पता चलने से पहले वो वहाँ से भाग जाए। जैसे ही उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है मैं उसकी हाथ पकड़ लेता है और शी अपनी योजना को पूरा करने का फैसला करती है। वह तारों और गैस की मदद से बनाए गए आग के ड्रैगन को नारुको द्वारा बनाए गए विशाल अवतार की तरफ भेज देती है। उसी समय जिरो खुद को गुलेल की तरह इस्तेमाल करके उस विशाल अवतार की तरफ तेजी से बढ़ता है। कुछ मिनट पहले ही शी ने उसे फोन करके कहा था कि जैसे ही वो आग का हमला करे वो उस विशाल अवतार के चारों तरफ ज्वलनशील गैस फैला दे। जिरो को ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होती और वो उम्मीद करता है कि शी की योजना सही होगी और उस अवतार को जलाया जा सकेगा। वो विशाल अवतार के चारों तरफ बेहद ज्वलनशील गैस छिड़क देता है और जैसे ही शी का आग वाला कठपुतली हमला उस पर लगता है सब कुछ आग की लपटों में बदल जाता है। अवतार के नष्ट होते ही छात्रों के ऊपर किया गया हिप्नोसिस भी टूट जाता है और शियोरी कहती है कि अब उन्हें कैंप फायर जलाना चाहिए। दूसरी तरफ जंगल में नारुको समझ जाता है कि वो पूरी तरह हार चुका है और जिरो उसे बताता है कि उसे हराने वाली असल में शियोरी थी, जबकि वो अभी भी अपनी ताकत बढ़ाना सीख रही है। ये बात जिरो को उसकी आखिरी ट्रेनिंग की याद दिलाती है जब उसका ट्रेनिंग पार्टनर उसका बड़ा भाई भी था। उसके पिता ने जिरो से कहा था कि वो अपने बड़े भाई को खत्म कर दे क्योंकि उसके जैसे कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं था। नारुको अपने भाई को मारना नहीं चाहता था लेकिन वह अपने पिता के आदेश का विरोध नहीं कर पाया। अब उसे समझ आता है कि इतने समय से असल में कमजोर वह खुद था। जिरो ये बात कहकर वहाँ से जाने लगता है और नारुको उससे पूछता है कि वो उसे खत्म क्यों नहीं कर रहा। जिरो बस इतना कहता है कि अगर नारुको सच में ठीक होना चाहता है तो उसे अपनी कमजोरी के बारे में किसी के सामने खुलकर बात करनी चाहिए। इसके बाद जिरो कैंपसाइट पर पहुंचता है और वहां लोगों को कैंपफायर के आसपास नाचते देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कैंपफायर के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। शोर ने उसके लिए धन्यवाद के तौर पर एक गिफ्ट भी तैयार किया होता है, लेकिन जब वो अपने छोटे से बैग से कैंडी बनाने का एक बहुत बड़ा सेट निकालती है जो उसके छोटे बैग में फिट होना ही नहीं चाहिए था तो जिरो इतना हैरान हो जाता है कि प्रोफेसर के साथ जमीन पर गिर जाता है। मैं उससे पूछता है कि क्या वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा तो जिरो बताता है कि वो कैंडी बनाने का सेट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। अगली सुबह सभी लोग उठते हैं लेकिन पिछली रात की उनकी यादें धुंधली होती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें शी ने एक राक्षस से लड़ाई की थी और ये सब जिरो द्वारा बनाई गई एक दवा की वजह से हुआ था। जल्द ही शी का अंकल उसे लेने आता है और हेलीकॉप्टर पर भी चिनअप्स करते हुए दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर के अंदर शी हर चीज के लिए जिरो को धन्यवाद देती है और उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, लेकिन जिरो अपने तेज रिफ्लेक्स से खुद को बचा लेता है। वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो शी बताती है कि उसने अपने पिता से दूसरे लोगों के सिर पर हाथ फेरने की आदत सीखी है। मैं उसे जिरो के सिर पर हाथ फेरने की इजाजत दे देता है और खुद वीडियो रिकॉर्ड करता है क्योंकि ये पहली बार है जब पॉइजन मास्टर को अपनी जिंदगी में किसी से सिर पर हाथ पड़वा रहा है। दूसरी तरफ नारुको शी की आंटी को फोन करके कहता है कि वो उसकी पूरी फीस वापस कर देगा क्योंकि वो अपने टारगेट को मारने में नाकाम रहा। ये सुनकर बूढ़ी औरत गुस्से में हंगामा करने लगती है और अपने अगले हत्यारे को बुलाती है, लेकिन जिरो शियोरी और उसके अंकल के साथ वहाँ पहुँचता है और वो हत्यारा एक सेकंड में ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बूढ़ी औरत घबरा जाती है और सोचती है कि अब वे उसे मारने आए हैं, लेकिन तभी शियोरी उसके सामने झुक जाती है और उससे विनती करती है कि वो उसे जितनी सख्ती से हो सके ट्रेन करे ताकि वो इस कंपनी को संभालने के लायक बन सके। आंटी को समझ नहीं आता कि शी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है,
इसलिए शी उसे अपनी बात समझाती है। शी जानती है कि ये कंपनी उसकी आंटी के लिए सब कुछ है, क्योंकि उसने उसके पिता के साथ मिलकर इसे खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह आंटी से मदद मांगती है ताकि भविष्य में वह इस कंपनी को चला सके। तब बूढ़ी औरत को याद आता है कि उसके भाई ने उससे कहा था कि अगर शी में काबिलियत दिखाई दे तो वो उसकी देखभाल करे। आखिरकार वह मान जाती है और शी को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर शी बहुत खुश होती है। वह जिरो और मे को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन वे दोनों पहले ही वहाँ से जा चुके होते हैं। जिरो मे को अपनी पीठ पर लेकर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाता हुआ पूछता है कि आखिर उसने शोर का कांटेक्ट तक क्यों नहीं लिया। जिरो जवाब देता है कि शी और क्योको से मिलने से पहले उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इंसानी कचरे जैसे लोगों के साथ बिताई थी, लेकिन इन दोनों लड़कियों से मिलने के बाद उसे समझ आया कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। फिर वह कहता है कि अभी शी के लिए शादी के बारे में सोचने का सही समय नहीं है और वो अपनी स्वार्थी इच्छा के कारण उसके साथ गलत नहीं कर सकता। उसने सोचा कि अगर वह शी को प्रपोज करेगा तो उसे कैसा महसूस होगा और इसी वजह से उसने उसके पीछे जाने का फैसला छोड़ दिया। मे को जिरो पर बहुत गर्व होता है और वो उसके सिर पर हाथ फेरता है, जिसे जिरो मजबूरी में स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोनों शहर के बीच स्पाइडरमैन की तरह झूलना बंद करते हैं और जमीन पर उतर जाते हैं। मे कहता है कि अब उन्हें अगली लड़की ढूंढनी होगी जिसे जिरो बचाएगा। तभी शी वहाँ बाइक पर पहुँचती है और जिरो से कहती है कि उनका अभी एक काम बाकी है। उस अधूरे काम का मतलब था उन तीनों की आखिरी ड्रिंकिंग पार्टी। जब वे लोग जाम टकराते हैं तो शी बातचीत शुरू करने के लिए जिरो से पूछती है कि क्या वह एक मशहूर टीवी शो देखता है, लेकिन जिरो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए जिरो शी से कहता है कि उसने पिछले हफ्ते एक शार्क की सवारी की थी। शी ये सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और माहौल और अजीब हो जाता है। मैं ये देखकर परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि जिरो और शियोरी इतने अलग हैं कि उनके पास बात करने के लिए एक भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। वो दोनों के बीच की दूरी कम करने के लिए कुछ करने का फैसला करता है। तभी जिरो कहता है कि उसके पास एक नया पार्टी ट्रिक है। मैं उससे कहता है कि अगर ये पिछले वाले जैसा कोई अजीब पार्टी ट्रिक है तो उसे रोक दे, लेकिन शी इसे देखने में काफी इंटरेस्टेड होती है। जिरो दोनों से दूर चला जाता है और मैं उम्मीद करता है कि वो ऐसा कुछ बेवकूफी वाला काम न करे जिससे शी के साथ उसके रिश्ते की सारी उम्मीद खत्म हो जाए। तभी जिरो पीछे मुड़ता है और अपनी आस्तीन से एक फूल निकालकर हवा में उछाल देता है। अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती है और अगले ही पल आसमान से फूलों की बारिश होने लगती है। जिरो कहता है कि पहले उसे लगता था कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना ही एक अच्छे पार्टी ट्रिक की पहचान है, लेकिन शी से मिलने के बाद उसे समझ आया कि लोगों का मनोरंजन करना भी जरूरी है। ये सुनकर शी बहुत खुश हो जाती है और अपने कुछ पार्टी ट्रिक्स दिखाने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों पूरी रात एक दूसरे से बेहतर पार्टी ट्रिक दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं खुश होता है कि कम से कम दोनों के बीच कुछ तो कॉमन है, लेकिन पार्टी खत्म होते होते वो गहरी नींद में सो जाता है। जिरो शियोरी से कहता है कि उसके साथ काम करना बहुत अच्छा रहा। शी उससे पूछती है कि क्या वो उसे फिर कभी देख पाएगी। जिरो जवाब देता है कि शायद नहीं, क्योंकि उसका मिशन खत्म हो चुका है। लेकिन शी कहती है कि वो बहुत लालची है। वो कॉलेज को भी मिस नहीं करना चाहती, अपनी सीईओ वाली नौकरी को भी नहीं छोड़ना चाहती और प्यार को भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहती। ये सुनकर जिरो का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शी का अंकल उसे घर ले जाने के लिए वहाँ आ जाता है। उसे देखकर शी थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर भी जिरो से उसका कांटेक्ट मांग लेती है। शी के वहाँ से जाने के बाद जिरो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि क्या शी सच में उसमें इंटरेस्टेड थी या वो सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। मैं उसे ज्यादा सोचने से रोकता है और कहता है कि फिलहाल उसे शी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में नए मिशन चुनने लगता है और जिरो को बताता है कि रविवार को एक काम है, लेकिन जिरो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उस दिन उसे अपने एक दोस्त की शादी में जाना है। जिरो मे को बताता है कि उसका बचपन का दोस्त बग मास्टर टोशी इस रविवार शादी करने वाला है। वो उसे टोशी की एक तस्वीर भी दिखाता है और उसके चेहरे पर बना कन खजूरा वाला निशान देखकर मैं बुरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है कि बग मास्टर शब्द सुनते ही उसके दिमाग में बिल्कुल ऐसा ही इंसान आया था। मैं वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिरो उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि टोशी ने उसे शादी में बुलाने के लिए एक तितली भेजी है। मैं उस तितली को अपने पास मंडराते देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने हाथ पर बैठने देता है उसे पता चलता है कि उसके पंखों पर उसके नाम का खास निमंत्रण लिखा हुआ है। निमंत्रण में टोशी मे को धन्यवाद देता है कि उसने उसके दोस्त को प्यार ढूंढने में मदद की और उससे शादी में आने के लिए कहता है, क्योंकि जिरो का हर दोस्त उसका भी दोस्त है। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित होता है कि निमंत्रण में टोशी कितना सभ्य और अच्छा इंसान लग रहा है। तभी जिरो कहता है कि वो पहली बार किसी शादी में जा रहा है और उसके पास पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं है। वो घबराते हुए में से कहता है कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में एकदम शानदार दिखना चाहता है। मैं खुश होता है कि जिरो में सही एटीट्यूड है। वह जिरो से कहता है कि शादी में शायद उसे कोई नई लड़की भी मिल जाए। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है।
और वह कहता है कि वो शादी के लिए नए कपड़े भी खरीदेगा, लेकिन बिल जीरो को भरना पड़ेगा। ये बात पॉइजन मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले रविवार जीरो और मिस समुद्र के किनारे एक चट्टान के पास बने एक खूबसूरत चर्च में पॉइजन मास्टर की शादी में पहुंचते हैं। हर तरफ खूबसूरत तितलियां उड़ रही होती हैं और बड़े बड़े कीड़े बच्चों के साथ बेहद दोस्ताना तरीके से घूम रहे होते हैं। ये सब देखकर जीरो के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते और मैं कहता है कि ये जगह किसी परी की कहानी के सीन जैसी लग रही है। तभी एक डरावना दिखने वाला आदमी वहाँ आता है, जिसके हाथों और मुंह में सुइयां लगी होती हैं। मैं उसे खतरा समझकर घबरा जाता है और अगले ही पल वो आदमी सारी सुइयां जीरो के चेहरे पर फेंक देता है। जीरो जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। उसकी नसें फूल जाती है और मैं सोचता है कि अब जीरो हमेशा के लिए मर गया। लेकिन अगले ही पल जीरो फिर खड़ा हो जाता है और पहले से भी ज्यादा फ्रेश दिखता है। सुई वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है कि जीरो बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसने उसे बेहतर महसूस कराने के लिए थोड़ी सी एक्यूपंक्चर तकनीक इस्तेमाल की। जीरो अपने चेहरे पर अभी भी लगी सुइयों के साथ उसे पैसों का एक बंडल देता है और मैं से उसका परिचय कराता है। वो बताता है कि ये सुई मास्टर सुनागी है और उसका एक और पुराना दोस्त है। पैसे लेने के बाद सुनागी अपने 3 बेटों की तरफ मुड़ता है, जिनके बाल भी उसके जैसे खड़े हुए हैं और जिनका स्वभाव भी काफी मजेदार है। वो उन्हें बताता है कि अब उनके पास अगले हफ्ते डिज्नीलैंड जाने के लिए पैसे हैं और तीनों बच्चे खुशी से उस पर टूट पड़ते हैं। मैं ये देखकर हैरान होता है कि सुनागी एक अच्छा पिता भी है। वह ये भी जानता है कि सुनागी जीरो का मैरिज एडवाइजर है। वो उसे चिढ़ाता है क्योंकि जीरो के लिए कोई लड़की ढूंढना कितना मुश्किल है, ये वो अच्छी तरह जानता है। तभी 2 ड्रैगन फ्लाई एक स्पीकर उठाकर सभी को बताते हैं कि दुल्हा और दुल्हन आ रहे हैं। इसके बाद टोशी अपनी दुल्हन को एक विशाल तितली के जरिए वहां लाता है। जब टोशी बताना शुरू करता है कि उसकी और उसकी पत्नी की पहली मुलाकात कैसे हुई थी, तब जीरो अपनी यादों में खो जाता है। उसे वो समय याद आता है जब वो एक जोशीला किशोर था और पहले से ही अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को खत्म कर रहा था। उसके फोन पर टोशी की दर्जनों मिस्ड कॉल थी, इसलिए उसने आखिरकार उससे मिलने का फैसला किया। जीरो को लगा था कि टोशी उससे किसी फायदे के लिए मिलना चाहता है ताकि पॉइजन परिवार उसकी फैमिली के साथ बेहतर व्यवहार करे। लेकिन टोशी ये सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा कि वह बस जीरो के साथ बैठकर एक ड्रिंक पीना चाहता है। जीरो को समझ नहीं आया कि टोशी ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन इसी तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। मैं के सवाल से जीरो अपनी यादों से बाहर आता है। मैं उससे पूछता है कि क्या उसने टोशी की वह कहानी सुनी है जिसमें उसने अपनी दुल्हन को पहाड़ से गिरने से बचाया था। जीरो कहता है कि ये बिल्कुल उसके दोस्त जैसा ही है। शादी की रस्में आराम से आगे बढ़ती हैं और मधुमक्खियां अंगूठियां लेकर आती हैं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं। इसके बाद टोशी अपनी पत्नी का घूंघट उठाते समय कांपने लगता है। जीरो अपने दोस्त के लिए बहुत खुश होता है और मैं से पूछता है कि क्या वो भी कभी ऐसी शानदार शादी कर पाएगा। मैं उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी शादी इससे भी बेहतर होगी क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए मौजूद है। इसके बाद टोशी और उसकी पत्नी मेहमानों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कुछ लोग उनकी खुशी से बहुत जल रहे हैं। जीरो भी यह बात नोटिस कर लेता है, लेकिन तुरंत कुछ नहीं करता। हालांकि जब वो खाना खा रहा होता है तभी एक गुलाबी मकड़ी उसके कंधे पर कूद जाती है और जीरो तुरंत सतर्क हो जाता है। मैं उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे एक भाषण देना है, लेकिन जीरो उससे कहता है कि वो उसकी जगह भाषण संभाले। जीरो बाहर भागता है और किसी तरह गुलाबी मकड़ी जूलिया से बात करता है। जूलिया टोशी की पार्टनर है और चाहती है कि उसका खास दिन बिना किसी परेशानी के पूरा हो। दूसरी तरफ टोशी का दुश्मन अपने किराए के भाड़े के सैनिकों से कहता है कि वे सभी रास्तों से अंदर घुसें और जो भी दिखे उसे मार दें। वो उन्हें आदेश देता है कि जैसे ही बग मास्टर और उसके दोस्त जवाबी हमला करना शुरू करें, वे भाग जाएं। इसके बाद वह खुद सीधे दुल्हन पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपना खतरनाक प्लान समझा रहा होता है, उसके भाड़े के सैनिक एक एक करके गायब होने लगते हैं। जब हमलावर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सभी सैनिक मकड़ी के जाल में फंसे दिखाई देते हैं और उनके सामने जीरो खड़ा होता है। स्कारफेस थोड़ा निराश होकर कहता है, जब आप फाइवर से भाड़े के सैनिक रखते हैं तो यही होता है। इसके बाद वह अपना प्लान बदलता है और खुद इस परेशानी को खत्म करने का फैसला करता है। वह तुरंत जीरो की तरफ ढेर सारे बम फेंकता है और चारों तरफ आग की एक भूल भुलैया बना देता है। स्कारफेस हंसते हुए कहता है कि वो ये हमला भागने वाले मेहमानों के लिए बचा कर रख रहा था, लेकिन जीरो की गलती है कि वो इतना आसान टारगेट बन गया। इसके बाद वो टोशी को गालियां देने लगता है और कहता है कि टोशी के आने से पहले वो अपनी बेवकूफ और बोरिंग जिंदगी में बिल्कुल खुश था। स्कारफेस पहले एक बेरोजगार आदमी था जो अपना पूरा समय कमरे में बिताता था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था। कर्ज चुकाने के लिए उसने एक कठपुतली मास्टर से अपने शरीर में बदलाव करवाया और एक हत्यारा बन गया जिसके हाथों, पैरों और सिर में बम लगाए गए थे। उसे अपने टारगेट को खत्म करने और उनके साथ खुद भी आग में मरने का आदेश दिया जाता था।
स्कारफेस अपने हाथों में लगे बमों का बिना किसी डर के इस्तेमाल करता था। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो सच में जीने के लिए उत्साहित है, भले ही इस दौरान उसके हाथ भी चले गए। लेकिन जब टोशी उसकी जिंदगी में आया तो उसके अंदर की वो खुशी खत्म हो गई। उस समय तक स्कारफेस अपने हाथ और पैर दोनों खो चुका था, लेकिन टोशी ने उसे हमला करने का सबसे अच्छा मौका दिया और उसे गले लगा लिया। स्कारफेस अपने सिर में लगे बम को दांत पीसकर फोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया कुछ नहीं हुआ। उसके मुंह से एक छोटी सी ततैया बाहर निकली और टोशी ने उसे बताया कि उसने उसके सिर का बम निकाल दिया है ताकि उसे हर समय मौत के डर में न जीना पड़े। उस दिन के बाद से स्कारफेस के मन में उस आदमी के खिलाफ गुस्सा भर गया जिसने उसकी जिंदगी का वह रोमांच छीन लिया था। अब वह टोशी को वहीं चोट पहुंचाना चाहता था जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। इस मिशन के लिए कठपुतली मास्टर ने उसे नए हाथ और पैर दिए थे। स्कारफेस सोचता है कि अगर जिरो को खत्म कर दिया जाए तो उसे सीधे चर्च की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जब उसके पिछले हमले की आग शांत होती है तो उसे जिरो बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देता है, क्योंकि उसे मकड़ी के रेशम की एक मोटी परत ने बचा लिया था। जिरो मे के साथ अपनी कॉल खत्म करता है और उसे बताता है कि भाषण में क्या कहना है। इसके बाद वह स्कारफेस की तरफ ध्यान देता है और कहता है कि टोशी के खिलाफ कोई अच्छा इंसान बदला नहीं रख सकता, इसलिए उसके लिए ये लड़ाई काफी आसान होगी। उधर में स्टेज पर जाता है और सबको बताता है कि जिरो को घबराहट की वजह से पेट में दर्द हो गया है, इसलिए वो उसकी जगह भाषण देगा। हालांकि वह ये नहीं बताता कि उसने ये काम 3 मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट में डिनर के बदले स्वीकार किया है। बाहर जिरो स्कारफेस से लड़ रहा होता है, जिसके प्रोस्थेटिक दस्तानों में विस्फोटक लगाए गए हैं। स्कारफेस आसानी से जिरो को पीछे धकेल देता है और घमंड से कहता है कि वो अपनी बदली हुई ब्लड लाइन शक्ति का इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके बिना वो जीत नहीं सकता। जिरो अपने सामान्य रूप में ही उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और कहता है कि वो उसके जैसे किसी मामूली इंसान के खिलाफ अपनी ब्लड लाइन शक्ति इस्तेमाल करके उसे बेवजह सम्मान नहीं देगा। लेकिन स्कारफेस उसके सामान्य रूप की रफ्तार का भी सामना कर लेता है और अपने पैरों में लगे रॉकेट थ्रस्टर का इस्तेमाल करके जिरो को नदी में लात मारकर गिरा देता है। खुशकिस्मती से जिरो के पास वही गुलाबी मकड़ी होती है जिसकी शक्ति उसे स्पाइडरमैन की तरह झूलने में मदद करती है। वह चट्टान से झूलते हुए वापस ऊपर आता है और स्कारफेस की तरफ हमला करता है। स्कारफेस किसी तरह उस हमले से बच जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पैरों में एक रस्सी बंधी हुई है। जिरो उसे घुमाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी के सबसे खुश दिन पर किसी का खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन कठपुतली मास्टर लगातार पूरी स्थिति पर नजर रख रहा होता है। वह स्कारफेस को खुद को उड़ाने और अपने साथ बग मास्टर को भी खत्म करने का आदेश देता है। वह स्कारफेस के प्रोस्थेटिक अंगों की लिमिट हटा देता है, जिससे स्कारफेस आयरन मैन की तरह बहुत तेज रफ्तार से चर्च की तरफ उड़ने लगता है। जिरो उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे समझ आता है कि वो इतनी तेज नहीं है कि उसे रोक सके। उधर स्कारफेस चर्च तक पहुंच जाता है और टोशी को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो टोशी की चमकती हुई मुस्कान देखता है, उसका सारा गुस्सा अचानक कमजोर पड़ जाता है। वो सोचता है कि कोई ऐसा इंसान जो अंडरवर्ल्ड में उससे भी ज्यादा गहराई तक पहुंच चुका है, वो किसी दुश्मन को इतनी सावधानी और प्यार से गले कैसे लगा सकता है। टोशी की अच्छाई उसके दिल में भरी सारी नफरत को खत्म कर देती है और स्कारफेस आसमान की तरफ उड़ जाता है। वह कठपुतली मास्टर के चर्च को उड़ाने के आदेश को नजरअंदाज कर देता है। जब वो बादलों के बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो वह अपने प्रोस्थेटिक हाथ पैरों को अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है, जैसे ये बग मास्टर के लिए शादी का तोहफा हो। उधर चर्च में अपना भाषण खत्म करता है और उसी समय स्कारफेस के प्रोस्थेटिक अंग हवा में फट जाते हैं। धमाके से बारिश वाले बादल साफ हो जाते हैं और सभी लोग एक खूबसूरत सूर्यास्त देख पाते हैं। कुछ समय बाद टोशी मे को भाषण देने और जिरो की पत्नी ढूंढने वाली खोज में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। मैं कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और फिर उससे पूछता है कि वो जिरो के लिए इतना अच्छा क्यों है। टोशी जवाब देता है कि असल में बात उल्टी है। जिरो ही इतना अच्छा इंसान है कि उसने दोनों परिवारों के बीच ताकत के अंतर के बावजूद टोशी को अपना दोस्त माना। मे को समझ नहीं आता कि 2 मास्टर्स के परिवारों के बीच ऐसा अंतर क्यों होगा। तब टोशी उसे बताता है कि इस दुनिया में अलग अलग स्तर होते हैं। वह समझाता है कि बग मास्टर परिवार की शुरुआत जहरीले कीड़ों से हुई थी और नीडल परिवार की शुरुआत जहरीली सुइयों से हुई थी। दोनों परिवार पॉइजन मास्टर परिवार के अधीन थे और अंडरवर्ल्ड में परिवारों की ये सीढ़ी बहुत सख्त थी। टोशी आगे बताता है कि पॉइजन मास्टर परिवार व्यापार की दुनिया के टॉप 5 परिवारों में से एक है। बग मास्टर परिवार पीढ़ियों से उनकी सेवा करता आया है। जब उसके पिता पहली बार उसे पॉइजन मास्टर की हवेली में लेकर गए थे तो वो डर के मारे पसीने से भीग गया था। उसके पिता ने उसे बताया था कि उनकी जिंदगी पॉइजन परिवार की दया पर निर्भर है और अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे बिना कोई सवाल पूछे उनकी हर बात माननी होगी। यही वो समय था जब टोशी पहली बार जिरो से मिला था, जिसे अभी अभी पॉइजन परिवार का उत्तराधिकारी बनाया गया था। टोशी के पिता ने अपने बेटे को जिरो से मिलवाया और उससे कहा कि वह जिरो को एक ऐसे कीड़े की तरह समझे जिसका जीवन में एकमात्र काम उसकी सेवा करना है। लेकिन जिरो चुपचाप वहाँ से चला गया और बस इतना कहा कि टोशी कोई कीड़ा नहीं है। यही बात टोशी को समझाती है कि जिरो बाकी मास्टर्स जैसा राक्षस नहीं है। उसके अंदर कहीं न कहीं
एक अच्छा इंसान मौजूद है। टोशी अपनी यादों की ये कहानी खत्म करते हुए में से कहता है कि परिवारों के बीच इतने अंतर होने के बावजूद जिरो उसकी शादी में आया, यही उसकी असली अच्छाई है। तभी नीडल मास्टर भी वहाँ आ जाता है और अचानक मे के सामने झुक जाता है। टोशी भी उसके साथ झुकता है और दोनों में से जिरो के लिए पत्नी ढूंढने में मदद करने की विनती करते हैं, भले ही ये काम बेहद मुश्किल हो। मैं जवाब देता है कि वो जानता है कि जिरो बहुत अच्छा इंसान है और वो उसके लिए एक अच्छी पत्नी जरूर ढूंढने में मदद करेगा। कुछ देर बाद जिरो चर्च में वापस आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि मैं उसके दोस्तों के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल गया है। बाद में सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और टोशी अपनी विशाल तितली की मदद से अपनी दुल्हन के साथ उड़ जाता है। जिरो और मैं उसे खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं और यहीं ये वीडियो खत्म हो जाता है।